अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग्स। और हफ्ते का आज, वैसे तो हफ्ते का आखिरी रोज़ नहीं है, लेकिन आपका और हमारा जो प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम का आज आखिरी रोज़ एग्जैक्टली फ्राइडे है। सबको हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक हो। और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक दे, और फिर जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम हो रहा है उस पर नजर सानी करे। उन बेचारे फ़लस्तीनियों पर अल्लाह ताला उनके लिए बाइस रहमत बनकर है। आमीन आमीन। अभी हम अच्छा, आज जुमे का दिन है जी, तो जुमे के दिन की मुनासिबत से हम आगाज़ भी एक अच्छी खबर से करते हैं। बिल्कुल, हर साल दुनिया भर से लोग हज के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी हज के लिए लोग हर साल जाते हैं, लाखों फर्जंदाने इस्लाम। लेकिन अब हज इतना महंगा हो चुका है फिदा, इतना महंगा हो चुका है, गुज़िश्ता 2-3 साल में देखा है 11-11 लाख 12-12 लाख रुपए में एक हज हो रहा है। और ये हुकूमती कोटे पे था, और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो 14 से 15 लाख, उससे भी ज़्यादा महंगा। एग्जैक्टली, हुकूमती कोटे में तकरीबन लास्ट ईयर का डाटा था कि 11 लाख और कुछ 50,000 के 80,000 ऊपर था। लेकिन अब बिला तफरीक, बगैर किसी निगोसिएशन के, हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल हज सस्ता होगा और 1 लाख रुपया, जो पिछले साल अमाउंट थी उसमें से 1 लाख रुपया कम होगा। यानी कि 11,75,000 रुपए से अब 1 लाख रुपया कम होगा 10,75,000 रुपए में आप लोग हज कर सकेंगे। जो निगरान वज़ीर मजहबी अमूर हैं अनीक अहमद, उन्होंने ये ऐलान किया। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी, वैसे तो बाय द वे 10,75,000 भी कोई माइनर अमाउंट तो नहीं है। हाँ जी, बहुत बड़ी ये रकम है। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम अक्सर देखते थे जो हमारे हुजाजे कराम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस मेरे ख्याल से उन 1-2 ममालिक में इसका शुमार होता है जहाँ पर जो हज और उम्रे के लिए लोग जाते हैं ना, वो ज़्यादातर उम्र रसीदा होते हैं जी। हमारा एक कल्चर है कि जब सारी उम्र हम अपने काम काज से फ्री होते हैं, रिटायरमेंट से फारिग होने के बाद, उसके बाद फिर हम हज और उम्रे का रुख करते हैं। जवानी में हम पूरी दुनिया फिरते हैं, बुढ़ापे में जाकर हज और उम्रा करते हैं। इवन के बाकी दुनिया में उल्टा रवाज है। आप देखें कि मलेशिया में, टर्की में ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं, यंग कपल्स होते हैं जो उम्रा और हज करते हैं, और इस इबादत का काम है। बिल्कुल, तो वजह फिर ये थी कि क्योंकि हमारे जब उम्र रसीदा लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो अक्सर जो है ना लापता हो जाते हैं, गुम जाते हैं, उनको गुम जाते हैं। तो इसमें इस दफ़ा पूरे हज को डिजिटलाइज किया गया है। एक ऐप होगी, उस ऐप हर किसी हाजी के पास वो ऐप होगी, तो उस ऐप के जरिए उसकी जो लोकेशन है ना उसको ट्रेस किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे अब ये वाला मामला भी खत्म। कोई भी हाजी जो है वो गुम नहीं होगा। उसमें ये होगा कि वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके वो मोबाइल आपने साथ रखना है, उसमें आपको इंटरनेट सिम भी दी जाएगी जिसमें इंटरनेट होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सऊदी अरब में भी आपने वैसे ही अपना फ़ोन इस्तेमाल करना है। दूसरा अच्छी बात यह है कि पहले ये था कि पाबंदी आयद कर दी गई थी कि जो 75 प्लस हैं वो हज के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुशक्क़त का काम है और लोग गुम जाते हैं और कर नहीं पाते हैं हज। तो अब ये कहा है कि एक अपना, जैसे कोई होता है ना टेक केयर करने के लिए, मुंतज़मीन में से कोई एक बंदा जो है वो अपने साथ जो भी हज की अदायगी के लिए जा रहा है, जो कि उम्र रसीदा है, 80 साल से ज़्यादा, मुआविन कह सकते हैं, यस को मुआविन जो है ना वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उसको टेक केयर भी करना होगा, जो भी हज की अदायगी है, और उसका ख़र्चा भी उसी को अदा करना होगा जो कि हज पे अपने साथ लेकर जा रहा है। तो वो एक जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अपील की गई है। और 10 साल से जो कम लोग थे पहले वो भी अब हज के लिए जा सकते हैं। पहले ये था कि छोटे बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन अब ये भी हुकूमत की जानिब से जो है ना वो शर्त खत्म कर दी गई है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इस निगरान हुकूमत ने इस पर काम किया है। फिर एक और चीज़ निगरान वज़ीर मजहबी अमूर बता रहे थे कि उनकी वहाँ की जो टिकट्स है ना, वहाँ की सऊदी इंतज़ामिया से, सऊदी हुकूमत से बातें हो रही हैं कि थोड़ा सा कंसेशन दिया जाए, ताकि जिन मुसलमानों की, जिन पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि वो हज करें तो उनको उससे महरूम ना रखा जाए, किसी ना किसी तरह उनको रिलीफ दिया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है हुजाजे कराम के लिए। इस साल हज 1 लाख रुपए सस्ता होगा। अल्लाह सबको हज करने की तौफीक दे। हम आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, फिर दोबारा से सेगमेंट पे आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, 193 नंबर की टीम का 57वें नंबर की टीम से शानदार मुकाबला, मेसी की तरबियत, सऊदी अरब और मिसाइल से घिरी पाकिस्तानी टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। इजरायली तैयारों की रात भर गजा पर बमबारी, जनूबी गजा की फ्लोर मिल्स और बेकरियां भी निशाना। अल शिफा अस्पताल पर इजराइल का 2 रोज में तीसरा हमला,
5000 मरीज और मेडिकल अमला यरगमाल बना लिया। लाहौर डिफेंस हादसा, कमजोर FIR, नाकिस तफ्तीश, 6 अफराद के कत्ल को एक्सीडेंट क्यों कहा गया? तन्हाई को बीमारी कहा जाए, WHO ने दुनिया को अहम मशवरा दे दिया। अकेलापन सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और आपकी मुलाकात करवाएंगे दुनिया के सबसे बुजुर्ग कबूतर से। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी बाकायदा हम जो सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं वो खेल है। खेल में आपको लगेगा जैसे क्रिकेट है, जैसे कि यूजुअली हम करते हैं क्रिकेट से, लेकिन नहीं जी, क्रिकेट से नहीं, हम आपको फ़ुटबॉल की टीम का बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम जो फ़ुटबॉल की रैंकिंग है फीफा फ़ुटबॉल की, उसमें 193 नंबर पर आती है। 193 193 नंबर पर आती है और उसका मुकाबला हुआ है क्वालिफाइंग राउंड के लिए, क्योंकि अब फीफा ने जो आगे जो लीग खेलनी है, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए पहले तो सिर्फ 48 टीम्स थी जो कि क्वालिफाई जो खेल सकती थी, लेकिन अब उसकी तादाद को थोड़ा बढ़ा के आई थिंक 56 कर दिया गया 56 कर दिया गया। बाकी कंट्रीज में 6-7 किस्म की कैटेगरीज होंगी। 7 कैटेगरीज के अंदर आपस में मुकाबला कर करके जो ऊपर आता जाएगा वो 8 टीम्स वो आगे वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन जनाब, हमारी क्रिकेट की तरह हमें फुटबॉल में भी बदतरीन शिकस्त हुई है सऊदी अरब के हाथों और 4-0 से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है। क्रिकेट में जो हाल हमारा वो तो आपने देखा ही है, फुटबॉल की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक गोल तो कर लेते कम से कम। नहीं, अब ये देखें कि सऊदी अरब की जो टीम है उसको सऊदी अरब वर्ल्ड कप में दुनिया के टॉप, मेसी उनको लीड कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो सऊदी क्लब है वो 57 नंबर पर है, 57वें नंबर पर है और हमारी टीम 193 नंबर। लेकिन अगर आप मुकाबला कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज के बाद तो कर लेते, रिसोर्सेज थे और ये चीजें तो ऐसी पाकिस्तान का पहले एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि इससे पहले तक जो फेडरेशन था, फीफा ने पाबंदी आयद की हुई थी हमारे फेडरेशन पर कि हम लोग क्वालिफाई कर ही सकते, क्वालिफाइंग राउंड के लिए नहीं जा सकते। फीफा अब इस साल जाकर फीफा ने जो है वो पाबंदी हटाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने घपले हुए हैं जो फुटबॉल के फेडरेशंस हैं, तो फीफा ने पाबंदी आयद कर दी थी। अब जब फुटबॉल खेला ही नहीं जा रहा था, अब जब यंगस्टर्स आए हैं और उन्होंने दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस पेश की है, उसके बाद जाकर फीफा ने आपको अलाउ किया है कि आप क्वालिफाइंग राउंड के अंदर आ सकते हैं। तो क्वालिफाइंग राउंड में हमारा पहले अब नेक्स्ट मैच जो है वो ताजिकिस्तान से है। इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में नहीं होगा, वो इस्लामाबाद में होगा। अच्छा, इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने हमें 4-0 से शिकस्त दी है। आप देखें, उनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर लियोनेल मेसी उनको लीड कर रहा है, वो उनको ट्रेन कर रहा है। और हमें कौन ट्रेन कर रहा है? हमें ट्रेन, हमारे बेचारे टैलेंट, हमारे बेचारे नौजवान खुद अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज में रह के, इवन ऑल दो कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इतना क्रेज़ है फुटबॉल का पाकिस्तान में, लेकिन टैलेंट को निखारने के लिए जौहरी भी तो होता है ना। एग्जैक्टली, जो हमारे टैलेंट को सामने लेकर आए। हाँ, ऐसे ही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आमिर महमूद मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे, जैसे कि आपने पूछा ना अभी कि पाकिस्तानी टीम को कौन ट्रेन कर रहा है, साबिक फुटबॉलर है, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अब ये बताइए कि क्या करें हम, हमारी टीम ने उम्दा खेल तो फर्स्ट हाफ तक तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद तो हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास ट्रेन प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने दुर्गति बना दी है हमारे बेचारे फुटबॉलर्स की। आप बताइए कल के मैच को किस तरह से देखते हैं आप और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को? अच्छा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको और आपके चैनल को कि एटलीस्ट आप फुटबॉल की बात करते हैं। एटलीस्ट आप कोई छोटी मोटे चाहे मॉर्निंग शो में ही करते हैं, लेकिन कोई 15 मिनट्स उसको ज़रूर देते हैं जो बाकी चैनल्स नहीं करते। और क्रिकेट के अलावा भी आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो लाखों लोग पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेलते हैं, उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट कोई बात तो कर रहा है। दो चीज़ें जो आपने की, मैं करेक्शन अगर कर दूं, आप नाराज़ ना अगर हों। एक तो ये है कि अगले वर्ल्ड कप में जो आपने कहा कि 57 टीम्स जा रही हैं, वो 57 नहीं है, 32 होती हैं वर्ल्ड कप में, तो अब वो 48 हो गई एक। और दूसरा ये 48 हो गई। और जी,
और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद में ही जिन्ना स्टेडियम में ही जो है वो नेक्स्ट मैच जो हमारा कजाकिस्तान का हो रहा है वो होगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम मैच करा सकते हैं। फीफा ने कहा है कि सिर्फ ये एक ग्राउंड है जहाँ पे आप डे में करा सकते हैं, नाइट में अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक वही ग्राउंड है जहाँ पे मैच हो सकता है, उसके अलावा ग्राउंड ही हमारे पास मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग कितने सिंसियर हैं फुटबॉल को लेके। एग्जैक्टली अब आ जाते हैं कल के मैच पे। अभी मैं आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा था, आपकी जो डिबेट हो रही थी कि अच्छा खेले नहीं अच्छा खेले, वो टीम बेहतर और ये टीम बेहतर। आप ये देखें कि जैसे आपने ही कहा कि 57 रैंक है सऊदीया का और हमारा है 193। 197 था जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की, तो वो एक मैच जीत के रैंक हम 4 ऊपर आ गए, 193 पे चले गए। तो डिफरेंस आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है उनका क्या है, आपने भी बताया। उसको देखते हुए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है और एक रीजनेबल एक्सेप्टेबल जो है ना वो रिजल्ट है टीम का। और उसमें भी आप देखें कि अगर आपने तो खैर मैच शायद ना देखा हो और बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, उनको कोई चैनल ही दिखाता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन जो है ना वो हम देख सकते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आ जाता है। जी आ जाता है। उसमें आप देखें कि फर्स्ट हाफ 1-0 था और सेकेंड हाफ में भी आप लास्ट 2 मिनट्स अगर निकाल दें, लास्ट 2 मिनट्स इस मैच के निकाल दें 90 मिनट्स के बाद, यानी जो 96 मिनट पे एक हुआ और एक शायद 91 मिनट पर हुआ है, 91 मिनट पे और एक 96। हाँ, उस टाइम पर 2 गोल। एग्जैक्टली उसमें हमें 2 गोल हुए। तो आप देखें कि अगर वो 2-0 जो हमारा स्कोर होता तो वो कैसा स्कोर होता। एक वो टीम जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है और वो जाएगी, और अभी वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जो है वो खेला है जिसमें वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को हराया। और फिर 2030 का वो वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं जी। फीफा ने उनको नॉमिनेट कर दिया 2030 के वर्ल्ड कप के लिए। तो इस टीम के साथ अगर ये रिजल्ट हो रहा है, और इसका मैं क्रेडिट अगर आप मुझे कहें तो मैं क्रेडिट इसका देता हूँ कोच को, स्टीफन। और क्योंकि ये वही टीम है जो साउथ एशियन गेम में 3 गोल से हार रही है, और इसी तरह साउथ एशियन टीम से कंसेक्यूटिव इसने 17 मैचेस जो है ना वो हारे हैं या ड्रॉ किए हैं। अब ये वही टीम कोच जो है उसको किस तरह से ट्रेन कर रहा है कि वो इस काबिल हो गई है कि वो अब सऊदीया के साथ जो है ना इस तरह से खेल लिया। ऑल दो बारिश भी थी और भी रीजंस थी जो जिसकी हमें फेवर भी मिली, लेकिन मेरे हिसाब से ये टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है पिछली परफॉर्मेंस से। लेकिन आमिर, आपको नहीं लगता कि अगर हम फीफा का हिस्सा बनना भी चाहते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में जाना भी चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं? उसके रिक्विजिट्स क्या हैं और उसके तकाजे क्या हैं? आप ये देखें कि पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं है जहाँ पे टैलेंट निखर कर सामने आता है। क्रिकेट में हम देखते हैं PSL है, वहाँ से यंग टैलेंट हमें मिला, उसके बाद उसने आगे जाके मनवाया भी अपने आप को। फुटबॉल को लेकर हम लोग सिर्फ मेरा ख्याल है बातों की हद तक तो संजीदा हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो कोई ऐसी हमें वर्किंग नज़र नहीं आ रही है। जी, ये तो स्टीफन कोच ने खुद ही कहा कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये उसने खुद कहा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है इन मैचेस को खेल के एक्सपीरियंस हासिल कर ले और बेहतर हो जाए। मसला सिर्फ ये है कि जब आप सिर्फ नेशनल टीम के ऊपर काम करते हैं, यानी सिर्फ आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जाने को ही पसंद करते हैं और नीचे जो ग्रास रूट है और अपना जो लोकल फुटबॉल है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो फिर जो है वो आपको रिजल्ट्स जो है ना उसके आते नहीं हैं। यानी लॉन्ग रन में आपको फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये प्लेयर्स जो आपने कुछ तो बाहर से मंगवाए हैं आपने और कुछ हमारे अपने भी हैं, चलें ये मिलके अगर खेल रहे हैं तो इनके बाद क्या होगा? हमारी नर्सरी किधर है? आगे आने वाले प्लेयर्स के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? आपने खुद ही बताया। तो जब तक नीचे काम नहीं होगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स और सूबों की टीमें और फिर नेशनल चैंपियनशिप्स और फिर हमारी लीग सबसे इंपॉर्टेंट, आपने खुद बता दिया। यानी आप चैनल पे बैठे भी ये जानते हैं कि जी लीग कितनी ज़रूरी है। तो जो फुटबॉल जो फेडरेशन के लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि लीग के बगैर कैसे जो है ना आप सर्वाइव कर सकते हैं? और इसी कोच ने जो लंदन इंग्लैंड से आया है, इसी ने पहली बात की कि मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में लीग ही नहीं होती, तो फिर आप टीम कैसे बना सकते हैं? और उसके अगेंस्ट हमारे पड़ोसी मुल्क को आप देख लें, ये कल ही मैच उनका कुवैत के साथ हुआ और 1-0 जीते हैं उसको। और यही कोच जो हमारे साथ है, इसने उनके साथ भी काम किया है, भारत के साथ यानी इंडिया के साथ, और उनके रैंक को 40 नंबर्स ऊपर लेके गया अपने टेन्योर में। और अब अगर ये हमारे साथ काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आपने डिफरेंस भी देख लिया। मैच के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, वो उस तरह से शायद समझ ना आए, लेकिन मैं
अच्छा, ये अगर मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट मैच का आप बात कर ले, जाहिर है यहाँ पर तो पिच वगैरह है नहीं, फास्ट बॉलर है नहीं जो हम आपसे इस तरह के सवाल भी करें और ऑडियंस को समझ भी आए। कंबोडिया को अगर हमने शिकस्त दी है तो नेक्स्ट मैच जो सांबा में होने जा रहा है ताजिकिस्तान से, बट यू थिंक कि उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस? हमारा होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, हम कंडीशंस वेदर की समझते हैं और फिर अगली टीम की स्ट्रेंथ को भी शायद जज तो कर सकते हैं। जी मैं टेक्निकल भी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कल के मैच की। देखें, जो बड़ी टीम होती है आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि उसके अगेंस्ट आप डिफेंसिव रह के खेलें, यानी आपको बहुत ज़्यादा गोल ना हो, आपकी डिफेंस सिक्योर हो और अगर आपको मौका मिले तो आप गोल कर लें। तो एग्जैक्टली ये कोच की स्ट्रैटेजी थी। आपने देखा होगा कि वो पीछे रह के खेल रहे थे और ऑल्दो सऊदीया की पोजीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी, हर वक्त बॉल उन्हीं के पास आपको नज़र आ रहा था और हमारे पास उतनी जो है पोजीशन नहीं रही। उसकी भी रीजंस हैं, जाहिर है जब आप बाहर से प्लेयर्स लाएंगे इकट्ठे वो खेलेंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं होगी तो फिर पोजीशन भी नहीं हो सकती। तो डिफेंसिव रह के खेला, बहुत अच्छे किया, रोका उनको। पहले हाफ में बिल्कुल 1-0 किया और दूसरे हाफ में भी काफ़ी हद तक उनको जो है ना वो रोके, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जो इंजरी टाइम में जो हमें गोल हुए उसकी वजह से हमारे, और उसकी भी रीज़न ये है कि हमारी चूँकि फिटनेस उस लेवल की नहीं है जो सऊदी टीम की है और कैंप्स चूंकि सिर्फ बहुत कम ड्यूरेशन के लगते हैं तो उसमें उतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो ये तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट था। अच्छा, फिटनेस के लिए वैसे आपको नहीं लगता कि हमें कोई अच्छा डाइटिशियन या फिटनेस ट्रेनर भी साथ होना चाहिए इन लड़कों के साथ? अब समोसे पकोड़े खा के अगर ये फुटबॉल के मैदान में आएंगे तो फिर कैसे फिटनेस आएगी? नहीं, ये समोसे पकोड़े नहीं खाते। ये इनका रीज़न ये है कि अगर आप 15 डेज का कैंप लगाएंगे और उसमें से भी 10 दिन जो है वो एक्चुअली आपका कैंप होगा तो आप देखें आप कितनी फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, हाँ। ये तो एक जनरल जो है ना वो पब्लिक को भी समझ आती है कि जी 10-15 दिन में आप कितना इंप्रूव कर लेंगे। तो ये एक मेन रीज़न है। हमारे पास ट्रेनर भी है, जो टीम के साथ ट्रेनर बिल्कुल हैं और कोच भी हैं और बाकी भी जो अलग-अलग यानी ट्रेनर्स गोलकीपर्स के। और लेकिन आमिर, मुझे ये समझ नहीं आती हमारी फेडरेशन फिर कहाँ सोई हुई है? हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड इस बारे में क्यों इतना सिंसियर नहीं है? आप यकीन करें, अक्सर ग्राउंड्स या कई क्लब्स जाना हो तो आप इसमें कोई दो राय नहीं है, हर गली में छोटे छोटे मेसी और रोनाल्डो हमें मिलते नज़र आएंगे। इतनी ज़बरदस्त बच्चे गेम खेलते हैं अब, बट फोरम ही कोई मौजूद नहीं है। क्या आपको क्या लगता है ये हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है या स्पोर्ट्स बोर्ड के पास रिसोर्सेज ही इतने नहीं है या फेडरेशन हमारी बेबस है? लूप होल कहाँ पे आपको नज़र आता है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये पहले भी मैंने यही जो है ना वो कहा कि फेडरेशन का फोकस सिर्फ नेशनल टीम है, नीचे जो ग्रास रूट है उसके ऊपर ये काम नहीं करती। ये आप ही मुझे बता रहे हैं। और आप देखें कि वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम जो है वो फुटबॉल है, हमारे मुल्क में उतना नहीं है क्योंकि हम क्रिकेट के पीछे जो है ना वो सारी कौम पड़ी होती है और जो मीडिया दिखाता है हमें, जाहिर है वही हमने जो है ना वो करना भी है। तो सबसे पॉपुलर गेम दुनिया में फुटबॉल है और पाकिस्तान में भी क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पे फुटबॉल ही आता है। आप ही कह रहे हैं कितनी एकेडमीज हैं, कितने क्लब्स हैं जो अपने ओन पे जो है वो रन कर रहे हैं एकेडमीज को। और बिल्कुल सही सर, यही हमारा डिलेमा है सर, डिलेमा ही हमारा ये है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। अब यही चीज़ है ना कि आप देखें कि हमारे यहाँ संजीदा ही नहीं है लोग इस चीज़ में, तो यही मामला है। असल में अलमिया ही ये है कि काश हमारी क्रिकेट के अलावा इस चीज़ को भी हम समझें कि फ़ुटबॉल जो है वो भी बड़ी गेम है। फीफा पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमारी जब तक हुकूमतें इस बारे में संजीदा नहीं होंगी काम ठीक नहीं होगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी बहुत ही सेंसिटिव इशू जिसको हम हाईलाइट करने जा रही हैं, फ़लस्तीन के इशू पर हम आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं इजरायली प्रोपेगेंडा कि इजराइल बेसिकली कर क्या रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अपना पॉजिटिव इमेज शो करने के लिए किस किस्म के इक़दाम कर रहा है। आपको पता है कि ये डिजिटलाइज दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हम जो खबर यहाँ पर बैठ कर दे रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर उसकी व्यूवरशिप होगी, सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी तो वो होगी सोशल मीडिया के ज़रिए। और सोशल मीडिया पर आप जो है इसकी पब्लिसिटी
तहकीक कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आकर आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपने किसी भी किस्म की तशहीर करनी है, इश्तिहार करना है, तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए चीप मीन है जिससे आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन इजराइल के पास तो सारे रिसोर्सेज हैं। तो क्या किया जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की मदद ली जाती है, न्यूयॉर्क टाइम्स के ज़रिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल्स पर अटैक किए जा रहे थे, बेसिकली उस हॉस्पिटल के नीचे हमास की सुरंगें थी, चाहे हमास की सुरंगें थी, लेकिन ऊपर उस हॉस्पिटल के अंदर जो मजलूम बेचारे फ़लस्तीनी अपने इलाज के लिए जो ज़ख्मी थे वो मौजूद थे, उन पर अटैक किया गया है। अब वो जब अटैक किया गया तो उसके बाद ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इस वजह से इसको अटैक का निशाना बनाया गया है, क्योंकि एक भोंडा दावा किया गया ना कि इसके नीचे सुरंगें हैं, इस वजह से अटैक का निशाना इसके लिए बाकायदा पूरी मार्केटिंग की जा रही है, बाकायदा उनके एक्टर एक्ट्रेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस प्रोपेगेंडा को सच, क्योंकि दुनिया में जितनी हू एंड क्राई हो रहा है, जितनी लान तान इजराइल को हो रही है, तो अब बजाय ये होता कि कुछ शर्म आती, कुछ इनको गैरत आती कि ये जुल्म सितम को रोका जाता, उन्होंने क्या किया, इसका काउंटर नैरेटिव देना शुरू कर दिया। उसके पैरेलल एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पहले से ऑलरेडी फोटोशॉप, वीडियोस और ऑडियोस, तस्वीर, क्या क्या, और फिर उसकी पब्लिसिटी के लिए 71 लाख डॉलर्स की रकम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स को, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, कि जो एड्स आती हैं जब हम यूट्यूब देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं, जो हमें जो स्पॉन्सर एड्स आती हैं, इतनी रकम सर्व की गई है या दी गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको स्पॉन्सर्ड आइटम्स में लेके जाएं। इस सब के बावजूद इनके झूठ पर पर्दा नहीं पड़ रहा है, इनको इनके मजालिम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जस्टिन ट्रूडो की, वो एक रेस्टोरेंट में गए हैं, पूरी दुनिया वहाँ के कैनेडियन नेशनल थे लोग, तो वो उन्होंने 1 मिनट उनको बैठने नहीं दिया। उनको यही कह रहे थे कि आप इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व हैं, इनका खून आपके हाथों पे है फ़लस्तीनियों का। अब ये सारी चीज़ हो रही है, जुल्म सितम नहीं रुक रहा है, उसकी तशहीर की जा रही है, प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर आलमी अमूर हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मशरकी साहब, होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के इस प्रेशर के नतीजे में इजराइल बैक स्टेप करता, कुछ सीज़ फायर होता, बल्कि कुछ देर के लिए वक्फा हुआ भी है, लेकिन अब हम तो ये देख रहे हैं कि वही प्रोपेगेंडा एज ए टूल सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है। नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है कि जो जुल्म सितम हो रहा है ये हमास की जानिब से किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप सर, किस रुख ये मामला जा रहा है? बहुत शुक्रिया। वजाहत देखिए, एक ये है कि पूरी दुनिया 70-80 साल से इसराइल ने मेन मीडिया को तो काबू किया ही हुआ था, चाहे वो फॉक्स न्यूज़, CNN और दूसरे BBC जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हों, फिर उसके बाद अखबारात को, चाहे वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या लंदन टाइम्स हो या गार्डियन हो, ये सारे अखबारों को भी इन्होंने काबू किया हुआ था। ले देकर रह गया था सोर्स, और वो था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के अंदर बहरहाल जो आवाम की एक्सेस है, जो लोगों की जो एक्सेस है जिसके तहत वो हकीकत भी दिखा पाते हैं, उसको काबू करना तो बहुत मुश्किल हुआ है इसराइल के लिए। और जो आप सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, इसराइल ने उसमें कोशिश जो की वो भी उनके गले पड़ रही, क्योंकि वो फेक वीडियोस बनाई जा रही। कहीं जो है वो जो अरबी है उसको भी अंग्रेजी की तरह लेफ्ट से राइट पढ़कर दिखाया जा रहा है, कहीं हफ्ते के दिनों को लिखे हुए को लोगों को जिनको अरबी नहीं आती उनको कहा गया ये दहशतगर्दों ने अपने नाम और रूटीन लिखी हुई है कि सुरंगों में और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके किस तरह से वो कार्रवाइयाँ करनी है। इसी हवाले से हॉस्पिटल्स के अंदर जो इन्होंने सारा जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का जो मंसूबा बना के दिखा रहे हैं वो सारा बेनकाब हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी जो मगरबी दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने अभी तक इसराइल का साथ दे रहे हैं। और इसराइल जो अभी तक जंग बंदी पर आमादा नहीं हो रहा, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ही अमेरिका और दूसरे बड़े मगरबी ममालिक कनाडा का इनका साथ देना शामिल है। अमित साहब, ये देखिए कि पहले ये झूठी अफवाहें करती रही कि हमास ने 40 बच्चों के सर कलम कर दिए हैं, पहले वो झूठी वीडियोस आती रही। व्हाइट हाउस की जानिब से फिर बाकायदा एक बयान दिया, उन्होंने अपने ही सदर का, जो बाइडन ने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको डिनायल किया कि ये गलत है और हम जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके बाद इस किस्म के झूठी किस्म की वीडियोस अभी
ये जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से इश्तेहारात दिए जा रहे हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम तो बेवकूफ़ नहीं है ना। और ये सिर्फ हमारी अवाम नहीं, बाहर जो दुनिया के बाहर भी लोग मौजूद हैं, जो वेस्ट के लोग मौजूद हैं, वो लोग बड़ा ज़्यादा जो है अपनी हुकूमतों पर तनकीद कर रहे हैं। इवन ज्यूश कम्युनिटी बड़ी तनकीद कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कोई जंग बंदी होती, कोई इजराइल पर प्रेशर हो डालते, कोई OIC, कोई यूनाइटेड नेशंस, कुछ भी नजर नहीं। आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि बदकिस्मती तो ये है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो इंतहाई खामोश और बेबस नजर आई है अभी तक के पूरे इस मामले के अंदर। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतें जो हैं, इन सबका जो खून है वो इन 57 ममालिक के सरबराहों के ऊपर भी आएगा। और इनकी अमली तौर पर कोई भी कदम ना उठाना जो है वो इसराइल की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो जितना मर्जी जुल्म सितम कर ले। दूसरी जानिब इससे इनकार नहीं। हमने देखा कि जिस तरह पिछले हफ्ते लंदन में मिलियन से ज्यादा लोगों का मुजाहरा हुआ, या आयरलैंड ने जो है वो इसराइली सफीर को निकाल दिया है। स्पेन की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि इसराइल के ऊपर जंगी जराइम होने चाहिए। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो मगरबी ममालिक के अंदर कुछ जगहों पर हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग इसराइल के खिलाफ आवाज़ें नजर आई हैं, लेकिन क्योंकि वो आवाज़ें थोड़ी हैं और वो उस तरह मौसर नहीं हो सक रही, जिसकी वजह वही है कि मगरबी ममालिक में अमेरिका और बरतानिया का स्टांस इसराइल की हमायत में, और दूसरी जानिब मुसलमान ममालिक की कमज़ोरी, खुसूसन मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अरब रियासतों की कमज़ोरी उसमें शामिल है। उसमें बहुत सारे और लबनान और दूसरे ममालिक की तरफ से अमली तौर पर मदद ना करना शामिल है। वहीं पर एक बार जहन में रखिए कि हमास हो या हिज़्बुल्लाह हो या वो जो तंजीमें जो मुसलमानों के और फ़लस्तीन के दिफा के लिए लड़ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हौसला नहीं हार रही। उनके हौसले इतनी कुर्बानियां देकर भी मजीद कायम हो रहे हैं। लेकिन मशरकी साहब, आपने सर बिल्कुल सही कहा है कि उन तंजीमों का हौसला, उनका जज्बा काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। लेकिन सर आप ये देखें कि हमास ने अटैक तो किया इसराइल पर, अब उसके बदले में जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ इजराइल कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये तासुर नहीं जा रहा है कि ये सब कुछ इजराइल जानता था और उसको एक मौका चाहिए था, वो मौका हमारी जानिब से उनको दिया गया और उसके बाद जो खून की नदियां बहाई जा रही हैं। वजह मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि हमास ने जितना बड़ा या जिस मुनज़्ज़म अंदाज में अटैक किया वो इसराइल की तारीख में कभी नहीं हुआ। और ख़ुद इसराइल के अवाम और जो इसराइल को सपोर्ट करने वाली बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, वो नेतन्याहू समेत इसराइल की सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठा रही हैं। वहीं पर हमास को ये यकीन दिलाया गया था, या यकीन था कि इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा जुल्म होगा तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक, उसमें ईरान और लबनान और तुर्की जैसे ममालिक शामिल है, वो अमली तौर पर शायद इनको सपोर्ट करेंगे और इतना बड़ा जो फ़लस्तीनियों का नुकसान है वो नहीं होने देंगे। और एक और बात बताता चलूँ, जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि हमास की जानिब से बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की जा रही है, जिसको इसराइली मीडिया छुपा रहा है। इसराइली फ़ौजियों को जिस तरह मज़ाहमत के बाद मारा जा रहा है और उनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, उसको खुद वहाँ का लोकल मीडिया भी रिपोर्ट करते हुए डर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हमास की जानिब से मुज़ाहमत नहीं हो रही है, और हमास की मिस कैलकुलेशन तो ये हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरह ये इसराइल से मिली जुल भगत के साथ हुआ। ये कहना जो है ये पूरी गजा की पट्टी के मुजाहिदों और जो हमास की मज़ाहमत है उसको मैं समझता हूँ अंडरमाइन करने के बराबर होगा। उसको हम नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुसलमान ममालिक की कमज़ोरी और वो जो उनको तवक्कुआत थी मुस्लिम दुनिया से, वो पूरी ना होने की वजह से आज इतना फ़लस्तीनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मशरकी साहब, ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? मुस्लिम हुक्मरान हमारे देखें, पहले तो ये कहा जाता था कि दुनिया में एक ही ज़बान बोली जाती है, वो है मईशत की, और जो ताकतवर होता है वही माइट इज़ राइट का असूल जो है इस वक्त कारबंद है। लेकिन हम तो देख रहे हैं ताकतवर मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी सिवाय लिप सर्विंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो माल्टा ने एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पेश की थी कि जंग बंदी तो नहीं लेकिन थोड़ा एक ब्रेक टाइम दिया जाए, एक ब्रेक का वर्ड यूज़ किया गया था, तो उस रेजोल्यूशन के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ शेयर करें। क्या कोई अपडेट हुई है अभी तक?
जी, उसके अंदर इसराइल ने अमेरिका के कहने पर 4 घंटे की जो जंगबंदी पे आमादगी ज़ाहिर की, वो सिर्फ 2 से 3 दिन चल सकी और उसके बाद उसने फिर वो कमिटमेंट भी तोड़ दी। वरना 3 दिन के लिए उस तजवीज़ के बाद रोज़ाना 4 घंटे का वक़्फ़ा लाया गया कि जी इमदाद पहुँच सके और शायद ज़ख्मियों को जो है वो इवैक्यूएट करके मिस्र लाया जा सके। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन अमल उस पे हुआ, उसके बाद से अब फिर कोई बाएलानिया वक्फा जंग में नहीं दिया जा रहा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आपने वजह पूछा, इसका यही नज़र आ रहा है कि एक चीज़ तो ये है कि या तो अब इसराइल को ये जंग ख़त्म करनी पड़ेगी और या फिर इसके अंदर अगर और कोई फरीक शामिल हो गया, जैसे चाइना की तरफ से भी बयान आ रहा है, तुर्की की तरफ से भी आ रहा है, यमन की तरफ से भी आ रहा है। यमन ने तो बाकायदा ऐलान जंग भी कर दिया है। हाँ, अच्छा, अब मुस्लिम मैं ये समझ नहीं आती वाई चाइना एंड रशिया, चले वो अमेरिका के अगेंस्ट तो जाके करेंगे, वो लड़ने थोड़ी भेज सकते हैं। वो कहेंगे तुम मुसलमान ममालिक हो, मुसलमान जब आगे नहीं हो रहे तो हम किसी की जंग, अपने चाइनीज कभी भी खुद जंग नहीं लड़ते हैं, ये तो सबको समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये कि रशिया ने जो अमेरिकी बहरी बेड़ा जो आ गया है गल्फ में, और उसने जिस अंदाज में उसने कहा है जी कि अगर वो अमली तौर पर इस जंग में शामिल हुआ, अगर अमेरिकी बहरी बेड़ा, तो फिर जो रशिया की जो फोर्स है वो भी इस पे अमली तौर पर शामिल होने पर मजबूर होगी। क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान के मामले पर ऑलरेडी अमेरिका के साथ बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, और अमेरिकी बहरी बेड़े का इस जगह आना जो है वो ताइवान और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी बढ़ा रहा है। तो सर, इसको अगर इस चीज़ पर हम यकीन करें या इस खदशे का जिसका इजहार आप भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया एक दफ़ा फिर से कोई वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है? और दूसरा भी सवाल ऐड कर लीजिएगा सर, ईरान इससे पहले बहुत बातें करता था, बड़े दबंग बयानात आते थे इजराइल के हवाले से, तो इस सारे सिनेरियो में ईरान कहाँ स्टैंड कर रहा है? वो भी सिर्फ लिप सर्विंग तक ही महदूद है या प्रैक्टिकली भी कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है फ़लस्तीनियों की? मैं सच बताऊं तो मैं बड़ा मायूस हूँ, हैरान हूँ, और ईरान का किरदार जो है वो मेरे लिए सवालिया निशान है कि इतना ज़्यादा उसने प्रोजेक्ट कर दिया हमास को और सारा कुछ, जैसे ही अमली जंग शुरू हुई वो ना सिर्फ पीछे चला गया बल्कि दिफाई पोजीशन में चला गया है। बाकी अमेरिका के साथ मामलात के हवाले से, मुआशी पाबंदियों के हवाले से और बहुत सारे मामलात के हवाले से, बल्कि बाकायदा जंग के लिए प्रवोक करने में ईरान का बहुत हाथ था सर। बिल्कुल, तो इसलिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसको जो है वो खुद ईरान को इसका जवाब देना होगा आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में। लेकिन दूसरी जानिब एक बात समझ लें कि मैंने 1.5 साल पहले भी एक रिसर्च में कहा कि अगर दुनिया में कोई फ्लैश पॉइंट है ना तीसरी आलमी जंग का, तो वो सिर्फ मसला फ़लस्तीन है या मसला कश्मीर है। चौथी कोई दूसरी तीसरी कोई जगह नहीं है। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ऐसी जगह हैं जहां पर कई फरीकी, सह फरीकी नहीं बल्कि बहुत सारे फरीक उसमें शामिल हो सकते हैं, और यही होने का खदशा है। और अगर ये हुआ तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, बस खुद अमेरिका होगा। और अमेरिका की कमज़ोर मईशत जो है वो किसी भी हालत में तीसरी आलमी जंग को नहीं अफोर्ड कर सकती, ये हमें समझना चाहिए। खुद अमेरिका भी किसी हालत में भी जंग को बढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन अमली तौर पर इसराइल को रोके बगैर अब तीसरी आलमी जंग का इम्कानात को रोका नहीं जा सकता। राइट, बहुत शुक्रिया। हामिदुल मशरकी एक्सपर्ट थे, मिडल ईस्ट के, हमारे साथ मौजूद थे। और जंग बंदी का जो बार बार कहा जा रहा है, ये किसी एक शख्स, किसी एक कौमियत की जानिब से नहीं है, किसी मुस्लिम या कोई गैर मुस्लिम मुआशरे की जानिब से नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर इंसानियत के नाते तमाम कुव्वतें ये सवाल कर रही हैं कि आखिर मजलूम फ़लस्तीनियों का जिस तरह से खून बहाया जा रहा है, 40 रोज़ के अंदर 11-12 हज़ार मजलूम फ़लस्तीनियों को जान से हाथ धोने पड़े हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन हैं। तो इसमें, इस जंग में उनका क्या कसूर है, और वो उनका क्या कसूर है जो कि अब इस दुनिया में आए नहीं, जो प्रेग्नेंट खवातीन थी या वो बच्चे जो इनक्यूबेटर पे थे अभी, उनका क्या कसूर है? अच्छा, लेकिन इस सारे मामले में आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो अवाम हैं उनके अंदर कितना अनरेस्ट पाया जा रहा है, कितने इस्तराब का वो शिकार हैं। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं जी। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के एक टाइम में बहुत पॉपुलर पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अब फ़लस्तीन के मामले पर जब से कनाडा ने, अभी भी हैं, यानी कि पॉपुलर थे, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में जिस तरह इजराइल के साथ कनाडा ने हाथ बांधे खड़ा हुआ है, तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो एक रेस्टोरेंट पर गए हैं, वहां पर जो कुछ हुआ है पहले आपको वो दिखाते हैं, अवाम ने वहां पे उनके साथ क्या किया।
अच्छा, ये मनाजिर हैं, आपको पहले उससे पहले याद होगा You fund genocide, Justin Trudeau. Look at us. Look at us. Look at us, Justin Trudeau. Answer for your crimes. You are killing kids. Cease fire now. माय गॉड, ये वो जस्टिन ट्रूडो है जो किसी जगह पर जाते थे तो लोग इनको ऐसे वेलकम करते थे, सेल्फीज लेते थे किसी मॉल में जब ये जाते थे। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर अगर कोई रहा है ना कोई प्राइम मिनिस्टर, तो जस्टिन ट्रूडो में जो टॉप लिस्ट है उसमें जस्टिन ट्रूडो का नाम आता था और ऐसी वीडियोस नजर आती थी। और मैंने तो कितने लोगों को ऐसे वीडियोस देखा जो कहते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारा भी होना चाहिए। मतलब इतना कहते थे, इतना सॉफ्ट हार्टेड और इतना दर्द दिल रखने वाले। और यही वो जस्टिन ट्रूडो है जिसकी आवाम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है और वो कह रही है यू साइन फॉर जेनोसाइड, लुक एट अस, और वो शर्मिंदगी के मारे देख नहीं पा रहे उनको। मतलब ये वो जस्टिन ट्रूडो है जो एक टाइम पर इतनी पीक पर थे और आज उन्हीं की आवाम इजराइल के इस शर से खैर ये निकली है कि पूरी दुनिया को ये जो इनका डुअल फेस है ना, जो एक जानवर के हल्का सा जख्मी होने पर कांप उठते हैं, लेकिन जहां पर फ़लस्तीनी बच्चे गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे हैं, वो उनके कटे फटे लाशें पड़ रहे हैं, वहाँ पर ये लोग बाकायदा इजराइल के साथ हर तरह से उसके साथ खड़े हैं। तो यही वो ज़िंदा दिली है, यही वो ज़िंदा ज़मीर की अलामत है कि वहाँ के लोग देखें किस तरह अपने हुक्मरानों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक पब्लिक प्लेस पर चले भी गए हैं जहाँ पर पब्लिक प्लेस में खाना खाने के लिए गए थे, खाना भी नहीं खाया और वो चले गए, अपनी आवाम का सामना नहीं कर सके। हमारे यहाँ पर तो हम हुक्मरानों के करीब भी नहीं भटक सकते, जिस जगह पर वो बैठकर खा रहे होंगे हम तो वहाँ पर जा भी नहीं सकते, बल्कि वो तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने या यहाँ से चीफ मिनिस्टर ने, यहाँ से किसी ब्यूरोक्रेट ने गुजरना है, हम तो उनके करीब भी नहीं जा सकते। तो फिर ये प्रोटेस्ट करना तो बात की बात आती है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में पेश आया था, मुलज़िम अफनान ने एक गाड़ी को कुचल दिया था और उस गाड़ी के मौजूद जो अंदर सवार थे 6 के 6 अफराद जो है वो जान से चले गए थे। और उसके बाद हमने भी इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, ये समझते रहे ये एक हादसा था। नहीं, उसके बाद कल हमने अपने प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस भी की है कि उससे पहले इन दोनों में झड़प हुई थी कि अफनान गाड़ी में लेडीज़ जो मौजूद थी उनका पीछा कर रहा था, जिस पर जो ड्राइवर था उसने उससे मना भी किया। फिर उसके बाद जो उनके फादर थे वो उतर कर आए, उन्होंने अफनान को डांटा, जिस पर अफनान ने तैश में आकर गालियां दी, धमकियां दी, कहा कि मैं देखता हूं कि तुम डिफेंस में गाड़ी चला कर दिखाओ। अब देखें, आप सिर्फ ये ना एक्सीडेंट को छोड़ दें, हादसे को छोड़ दें, इस माइंडसेट पर जाएं। ये माइंडसेट क्या है, कहां से इस जो बच्चा अभी अडल्ट भी नहीं है, 16-17 साल की इसकी उम्र है, लेकिन उसकी आप बदमाशी किसकी शय पे वो कर रहे हैं। अब यही है ना कि ये बिगड़े अमीरजादे होते हैं जिन्होंने देखा होता है या जो समझते हैं। हमारे मुल्क में ये कल्चर है, जो आम आवाम हैं वो तो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं। तो आप देखें कि एक मोमर शख्स और वो अपनी बेटियों के साथ ये छोटा सा बच्चा है, ये वीडियो ये इसकी एज देखें, माय गॉड, ये छोटा सा बच्चा ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मतलब इसको कितना फ्री हैंड मिला होगा। मुझे लगता है कि इसकी ब्रेक या रेस तक टांगें पूरी नहीं लगती होंगी, जितना छोटा सा ये। आप ये देखें कि उस लड़के ने बाकायदा तौर पे इंटेंशनली, ये हादसा नहीं है, इंटेंशनली गाड़ी को सामने से आकर हिट किया, 120 की स्पीड पर आके हिट किया है। और वो जो गाड़ी है वो मेहरान छोटी गाड़ी थी, वो उड़ के इतनी दूर जाकर गिरी है और एक भी शख्स उनमें बचा नहीं। अच्छा, खुद ये बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाएं क्या ये माइंडसेट है जो हमने अपने बच्चों में पैदा किया है। अब आप इसको हादसा कहें जो मर्जी, ये हादसा नहीं, ये कत्ल है। अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आप कत्ल की बार बार बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसकी जो FIR दर्ज हुई थी उसके अंदर 302 की जो मर्डर की दफात है वो लगती हैं। अब इस चीज़ को कि ये मर्डर नहीं है, मुलजिम अंडर एज है, इसको माइनर होने का रिलीफ मिलना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस दफात को, इस FIR को चैलेंज कर दिया गया है कि ये एक हादसा था और लड़का माइनर है और 302 की दफात नहीं लग सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस प्यारे पाकिस्तान के कानून पे। वैसे तो हमारे जजेस हमेशा, मैं उनके जो डिसीजन है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाऊंगी, लेकिन जो ताकतवर जहाँ पर होता है ना वहाँ पर कानून अपना रास्ता बना लेता है। यहाँ पर कानून ऐसे अपना रास्ता बनाता है, जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, कानून भी ऐसे ताकतवर के आगे हमारा बांदी बनकर खड़ा हो जाता है, हाथ बांध के।
अब इतना अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। FIR तो दर्ज कर ली गई हैं। अब ये देखें कि ये बाकायदा हूटिंग वाला मामला था, ये हादसा नहीं था। अब इसका अंजाम क्या होगा? बाकी केसेस की तरह आप शाहजेब कत्ल केस देख लें, कितने केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर बेगुनाह लोग मारे गए हैं। आपको याद है बलूचिस्तान में एक वार्डन को हिट किया था एक बड़े कुचलते गाड़ी को साथ ले गए। ने। जी उसके बाद क्या हुआ? बाइज्जत वो बरी हुआ। शाहजेब कत्ल केस का क्या हुआ? बाइज्जत ऐसे विक्ट्री बनाते हुए। ये हमारा पाकिस्तान है जहां पर जो बेचारा मजलूम होता है वही थाने कचहरियों के चक्कर लगाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं। अब इस मामले में मुझे ये बताएं कि मेरी फेवरेट लाइन है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इतनी खूबसूरत लाइन है ना, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मतलब हमारे कानून के अंदर रास्ता बनाने की इतने जगह मौजूद हैं, इतनी फिलिंग दी ब्लैंक है कि कानून अपना रास्ता बनाता है और रास्ता बनाते हुए वो हमेशा जो जालिम होता है ना उसकी साइड पर जाता है, जो मजलूम होता है। ज़हनियत चेक करें, इतनी तेज रफ्तारी में टक्कर मारी है उसने कि उनकी गाड़ी 70 फीट दूर जाकर गिरी है। एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा। छोटे बच्चे और उस इस गोद में जो बच्चा नवासी होगी, उसका माइंडसेट मुलाहिजा करें ना, किस हद तक उस बंदे के, उस बच्चे के जहन के अंदर ये भरा गया था नफरत। और सिर्फ एक हरेसमेंट वो कर रहा था और वहाँ पे उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उनको तंग कर रहा था। उन्होंने मना किया और मना करने की उनको सज़ा ये दी गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से भी अपील करेंगे, मोहसिन नकवी साहब से, ये जो IG साहब हैं हमारे बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, कि इस केस को टेस्ट केस बनाया जाए, मिसाल बनाई जाए उन सारे बिगड़े अमीरजादों के लिए। ये मेहरान का हाल देख ले जी, ये इस गाड़ी का ये हाल देखें तो अंदर जो इंसान थे उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तो सारे चले गए ना, वो सब चले गए। और ये जो उनकी पूरी फैमिली है, जो मुतासरा ख़ानदान है, वो ये कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग थी, इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जाए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पुलिस वाले क्या तफ्तीश करते हैं। कल मोहसिन नकवी को पूरी वो दी भी गई है, पूरी रिपोर्ट दी गई है, ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन उसके बाद आगे CM की जानिब से क्या अहकामात दिए गए हैं कि वो पुलिस पर क्या इन्वेस्टिगेशन, पुलिस किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेशन करती है, बजाय कि FIR को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि चाहे वो माइनर है लेकिन उसने ये काम किया है, उसको इस गलती का एहसास देना है। एक ही जरिया है हल निकलने का और मुल्जिम को सज़ा मिलने का कि इस केस में रियासत खुद फरीक बने। रियासत फरीक बनेगी तो रियासत को ब्लैकमेल नहीं हो सकेगी। रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, रियासत को धमकियां नहीं दी जा सकती। अब जिनके 6 लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनके बच्चों को धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद भी वो बेचारे जहनी कर्ब से गुजरते हैं। वैसे तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, सानिया साहिवाल है, आप ये देखें, आपको याद है जब कराची के अंदर जब हमारे चीफ जस्टिस साहब गए थे जेल का दौरा करने के लिए, शराब की बोतलें मिली थी और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कानून ने अपना रास्ता बनाया और लेबॉर्ट्री के अंदर जाते जाते तक वो शराब कैसे शहद की और जैतून की तेल में बदल गया, सिरके में बदल गया, सिरके जैतून का तेल था और साथ में शहद की बोतल थी जी, वो ये इस तरह से बदल गया था। तो ये सब कुछ हुआ है। सानिया साहिबाल जिसका आपने जिक्र किया, पुलिस वालों ने पूरा खानदान ढूंढ कर रख दिया था। हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है जहां पर आंखों देखी शराब चीफ जस्टिस की मौजूदगी में भी उसको जो है ना जैतून के तेल में बदल दिया जाता है। लेकिन हम फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को संजीदा लिया जाए, रियासत इसके अंदर फरीक बने और जब तक कोई एक आधी ऐसी मिसाल बनेगी नहीं ना, तब तक आए रोज ऐसे वाक़यात होते हैं। रियासत को फरीक बनने की जरूरत है भी नहीं। अगर तो हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, इतना स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें FIR स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आपको पता है कि पुलिस ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, रियासत ये है कि उस पर चेक एंड बैलेंस कर सकती है। जैसे CM ने उसको बुलाकर पूछा है कि आप बताएं कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है, ये हादसा किस तरह से पेश आया। लेकिन रियासत फरीक हमारे यहाँ पर यह ना, रियासत फरीक बन भी जाए तो क्या कर लिया जाएगा, कानून ने तो अपना रास्ता खुद बनाना है। राह के हसूल में सबसे बड़ी रुकावट भी ये रियासती बाज़ दफ़ा बन जाती है। हम और ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी माशरे के जिस पहलू पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं, हर किसी के घर के अंदर मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर गेमिंग के दौरान गुजारते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एंजाइटी लेवल, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देते नहीं है। बस एक ही जगह पर बैठ कर आपने अपने मोबाइल से, प्ले स्टेशन से, आपने
गेमिंग खेलते रहना है। और फिर जिस किस्म की गेम्स होती हैं, जिस तरह से वहाँ पर गन्स का इस्तेमाल है कि आप लोगों को मार रहे हैं और दोबारा वो लाइफ लाइन मिलने के बाद जिंदा हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये गेमिंग है। रियलिटी में भी फिर अगर हम ऐसा कुछ करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। अनमेच्योर माइंड यही सब कुछ परसू कर सकते हैं जो कि गेम्स शो कर रही हैं। पूरी दुनिया में ना कुछ SOPs हैं कि किस उम्र के बच्चे कौन सी गेम्स खेल सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जहां दूसरी चीज़ों का हाल है वही हाल यहाँ पर है। बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इतनी वायलेंट गेम्स होती हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि हमने देखा है कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं, PUBG इसकी मिसाल है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं। उसके बाद बाकायदा बच्चे वो वायलेंट होते हैं और उन्होंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसकी मिसालें हैं, मुजफ्फरगढ़ में एक नौजवान ने अपनी छोटी बहन को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा एक शख्स ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था। ये है वो साइकोलॉजिकली गेम्स किस तरह हमारे बच्चों के दिमाग पे असर करती हैं। गेम्स होती हैं, लेकिन बच्चे जब इसको रियलिटी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का, इन हादसात का हमें सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कहिएगा कि हमारे मुआशरे के अंदर इसको कहना चाहिए कि ठीक है, टेक्नोलॉजी से आपने बिल्कुल भी दूर नहीं रखना बच्चों को, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल, और फिर पेरेंट्स को इतना पता नहीं होता कि बच्चे उनके लैपटॉप पर या उनके मोबाइल्स पर वो कर क्या रहे हैं। वो मतलब इट्स सो इजी टू चीट द पेरेंट्स कि हम जो कर रहे हैं और जब पेरेंट्स आए तो वो सडनली कुछ और कर दे। तो ये इस किस्म की जो जहनियत के जो शिकार बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि उनकी बात वो समझे भी। डॉक्टर ताहिरा से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बात यही हो रही है कि चाइना के अंदर भी बाकायदा कावानीन मौजूद हैं कि इस एज के बच्चे, इस एज ब्रैकेट के बच्चे ये गेम्स उनको अलाउड नहीं हैं, वो नहीं खेल सकते हैं, सजाएं हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ही नहीं है। डॉक्टर ताहिरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, ये ऑनलाइन गेमिंग का जो नशा है जिसमें हमारे बच्चे बिल्कुल ही इसमें जो है ना वो एक लत लग चुकी है उन्हें, किस तरह से अपनी यूथ को कंट्रोल किया जा सकता है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस, एब्सोल्युटली, वी कैन हियर यू। जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी, बेसिकली देखना जो होता है वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद भी अभी उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ। जो हमारी जनरेशन, नई जनरेशन है, वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि आप देखें, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उस वक्त से उसके हाथ में मोबाइल देती है, तो वो तब से उसको, बेशक उसको वो देख रहा होता है या उसको वो सिर्फ अपनी राइम्स को और बाकी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, मगर उसका एक्सपोजर उस वक्त से उसके साथ शुरू हो जाता है। सो इतना छोटा बच्चा जब एक्सपोज हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मोबाइल उसके हाथ में जाना शुरू होता है, वो ऑपरेट करना शुरू होता है, देन अल्टीमेटली गेमिंग की तरफ से जाना शुरू। इवन आई हैव सीन के 6-7 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो गेमिंग की तरफ जो वो होते हैं, वो गेम्स देख रहे होते हैं। सो जितना जल्द आप, ह्यूमन माइंड इस तरह का है कि आप जो चीजें भी देख रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। विजुअल मैसेजेस जो होते हैं, यानी जो चीजें हम देखते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्रिएट करती हैं, और वही चीजें ज्यादातर हमारे बिहेवियर को जो है इम्प्लीमेंट भी करती हैं, बना देती हैं। बच्चे जब वायलेंट चीजें देखते हैं, वायलेंट कार्टून्स देखें, इवन मुझे याद है कि मेरे एक क्लाइंट, बिल्कुल अडल्ट क्लाइंट हैं मेरे, एंड ही सेड कि मैं जो है ना अब जापानीज कार्टून्स देखता हूँ स्टिल एट दिस एज, और मैं उन जापानीज कार्टून के अलावा और कोई चीज़ मुझे उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करती, और जो चीज़ें भी मैंने देखनी होती मैं उन्हीं जापानीज कार्टून्स के जरिए ही देख रहा होता हूँ। सो ही इज एन अडल्ट, तो उनकी ये मेंटल सिचुएशन है कि वो अभी जो बचपन से देखते आ रहे हैं उसको उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, लेकिन ही स्टिल वाचिंग दैट, और उसी तरह की चीजें जो उनकी चल रही हैं जो बचपन के बिहेवियर से। सो बच्चे जो कुछ भी देखते हैं फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉपी करना होता है। उनका एक बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर जो फैंटेसाइज करते हैं, वो इमिटेट, जी वो इमिटेट करते हैं, वो कॉपी करते हैं, और कॉपी करके ही वो सीख रहे होते हैं। जैसे हम जब बच्चों को स्पाइडरमैन के जो है कार्टून दिखाते हैं,
तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दीवारें चढ़ने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें उस तरह से हो रही होती हैं। सो विजुअल मैसेजेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज टू मेक योर बिहेवियर एंड इट इम्पैक्ट्स योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो माँ बाप जो है अगर वो रेडी चाहते हैं कि जी वो अपने बच्चे को मॉनिटर कर सके, तो उनको अपने बच्चे से थोड़ा सा आगे जाके चीजों को सीखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप ये सीखेंगे वो कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, अगर ये सीख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि आप उनको पार्टी कर सके और उनके साथ बैठ के खेल भी सके वो चीजें, तो आपके लिए मॉनिटरिंग आसान हो सकती है। लेकिन अगर आप वो गेम्स नहीं खेल सकते या नहीं देखना चाहते या नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि वो जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं कि आपने साइबर सिक्योरिटी आपकी जो होती है उसके बारे में जरूर मालूमात जो है वो हासिल करें, ताकि आप अपने बच्चे को पेरेंट्स को असल में पता ही नहीं है, उन्हें बस ये पता है कि फोन एक मीडियम है, सिर्फ फोन किसी को कॉल करने के लिए, किसी को मैसेजेस करने के लिए। एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती हैं, फिर इस किस्म के कार्टून्स आ जाते हैं जो अंडर एज बच्चों के लिए जो है वो नहीं सूटेबल, ऐसी गेम्स होती हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अच्छा, स्कूल में तो इस तरीके से एजुकेट किया जा सकता है ना, स्कूल के अंदर भी इस तरह से कोई सेमिनार्स, कोई बच्चों को एजुकेशन की तरफ डाला जाए। दूसरा ये कि एक बच्चा जो हर वक्त फ़ोन में रहता है, उसकी नफ्सियात ही हर वक्त उसे ये लगता है कि जो गैजेट में मज़ा है ना वो शायद आउटडोर एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो बच्चों को किस तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जाए? इस पॉइंट पे जाने से पहले अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मैं उसको इलेबोरेट करना चाहती हूँ। मेटा जो है, जो कि फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया को रन कर रहा है ना, अभी थोड़े दिन पहले मैं उनकी एक मीटिंग में बैठी हुई थी, तो वो लोग एक्चुअली ये पेरेंटिंग के ऊपर ही, कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए सोशल मीडिया को सिक्योर एंड सेफ कर सकते हैं, इसके ऊपर वो ट्रेनिंग दे रहे थे। आई बीन पार्ट ऑफ दैट कि वो कंसल्टेंसी किस तरह से हम पेरेंट्स के लिए दिखा सकते हैं। तो मेटा के ऊपर या फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर भी पेरेंट्स को ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स और इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं जिससे वो अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। ऑफकोर्स स्कूल्स एक बहुत अच्छा मीडियम है, और स्कूल मैं समझती हूँ वो जगह है जहाँ पे पेरेंट्स ने आना ही आना होता है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग जो उन्होंने आना ही आना होता है। सो उस वक्त अगर आप पेरेंट्स को जो है वो सारी चीजें समझाना शुरू कर दें, या क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बच्चे के बिहेवियर को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे के उन बिहेवियर्स के बारे में जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है पेरेंट्स को बताना शुरू करें। और पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स का भी मसला ये हो गया हुआ है कि वो बच्चे को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और टीचर को कम ट्रस्ट करते हैं, और टीचर को वो सुना भी देते हैं कई दफा कि जी आपने हमारे बच्चे के साथ ये गलत बयानी जो है वो की है। सो मेरे ख्याल पेरेंट्स और टीचर का एक अच्छा ताल्लुक जो है वो डेवलप होना बड़ा जरूरी है, ताकि दोनों कंस्ट्रक्टिवली जो है बच्चे के ब्रॉटअप के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर सके। सो पेरेंट्स जो है वो अगर सीखेंगे तो ही चीजें बेहतर हो पाएंगी, और स्कूल जो है दैट्स द बेस्ट प्लेस इन चीज़ों को इन प्लेस करने के लिए और ट्रेनिंग्स वगैरह देने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए स्कूल जाना सबसे ईजियर है एज कम्पेयर टू गोइंग समवेयर एल्स, जहाँ पे उनको ये स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो मिल रही है। अच्छा, फिर ये बताएं कि जो गैजेट्स पेरेंट्स बच्चों को दे देते हैं कम उम्र में ही, उनकी ज़िद के आगे सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद वो बच्चे इतना इसमें इंडल्ज होते हैं कि जिस तरह कहा गया कि नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है गैजेट से बाहर। उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, उनकी स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर दूसरा, अनफिल्टर्ड कंटेंट के ज़रिए हर तरह से बच्चों को डैमेज होते हैं बच्चे। किस तरीके से पेरेंट्स ऐसे बच्चों को हील कर सकते हैं कि कम से कम इस जिसके अंदर वो इतने खुब चुके हैं, इतने दब चुके हैं, इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको बाहर किस तरीके से निकाला जाए? क्या उसके पैरेलल उनको एक एक्टिविटी दी जाए? बेसिकली तो जो चीज़ है ना, हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने बच्चों को जो है गेम से और जो है मोबाइल से दूर कर दें, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत प्रैक्टिस होगी कि अगर हम अपने बच्चों को परमानेंटली कहें कि जी हमने ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। हाँ, आपने उसको डिज़ाइन करना है बच्चे की एज और स्टेज के हिसाब से। आप सिर्फ ये चीज़ें कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की एज और स्टेज के हिसाब से चीज़ों को जो है वो करें, और उसमें बच्चे का टाइम सेट करें कि जिसमें जो है वो आपने उसको खुद मोबाइल देना है, और उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें जो है लॉक्ड होनी चाहिए, और उसकी उम्र के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ओपन होनी चाहिए। और फिर आप उसको मोबाइल ये नहीं दे रहे कि वो कमरे में बैठा हुआ अकेला अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है, नो नॉट एट ऑल। आप उसको कहीं जहाँ पे ये जो है हमारे लाउंजेस होते हैं जहाँ पे बाकी सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, वहाँ पे बच्चा बैठ के जो है वो मोबाइल यूज़ करे, और उसने जो गेमिंग करनी है, जो चीज़ें करनी है, वो वहीं पे बैठ के सबकी मौजूदगी में कर रहा हो। तो बच्चा कम से कम ऐसे कंटेंट की तरफ जाएगा जो उसके लिए हार्मफुल है या उसके लिए
प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकता है। इवन मैंने अभी कुछ ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो कि बच्चों के साथ प्ले स्टेशन के ऊपर प्ले जो गेम्स जो है वो खेलते हैं, विच इज़ रियली गुड एक्टिविटी, क्योंकि इस तरह से बच्चे और पेरेंट का जो ताल्लुक है वो भी इम्प्रूव होता है और फादर या मदर जो है वो अपनी ही निगरानी में बच्चे को वो गेम्स भी खिला सकती है जो उसके लिए ज़रूरी भी है, और जो वो खेलना भी चाह रहा है मगर इसका एक सेट टाइम अगर रख दिया जाए तो बच्चे का बिहेवियर खुद ब खुद डिसिप्लिन होना शुरू हो जाता है। और फिर आप उसके गैजेट यूज को, फिर उसकी गेमिंग को अगर आप उसके किसी टास्क के साथ एसोसिएट कर दें, कंडीशनिंग कर दें, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ दें, ये करोगे तो ये मिलेगा। अगर आपको मोबाइल चाहिए फॉर हाफ एन आवर और आवर गेमिंग करने के लिए, तो फिर आपने जो है ये वाला काम जो आपको दिया जा रहा है आपने इसको पूरा करना है। अच्छा, वैसे हेल्दी टाइम है क्या? कितनी देर तक आपने कहा लिंक कर दें, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, लेकिन हेल्दी अगर किसी को देर, जाहिर है बच्चे हैं वो एकदम से आप उन्हें छुड़वा भी नहीं सकते, कितनी देर के लिए एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर किस टाइम में और कितनी देर के लिए बच्चों को एक्सेप्टेबिलिटी है कि उनके माइंड जो है वो इस पर कर लेंगे? चलें कोई नहीं, सेट कर लें, हो जाता है ऐसा। राइट, डॉक्टर रुबाब हमारे साथ मौजूद थी और वो हमें बता रही हैं, मौजूद हैं अभी वो अपना सेट कर रही हैं, मोबाइल सेट कर रही हैं, exactly. लेकिन यही चीज़ है डॉक्टर साहिबा ने भी जिसकी तरफ निशानदही की है कि पेरेंट्स की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, बच्चों को किसी और के रहमो करम पर ना छोड़ें। रिस्पॉन्ड कीजिएगा मैम। बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि टाइम कौन सा सेट होना चाहिए, ऑफ कोर्स जब बच्चा जो है वो अपनी सारी दिन की एक्टिविटीज से जब वो ट्यूशन अपना होमवर्क कर लेता है तो वो थोड़ा सा टाइम उसके पास फ्री टाइम होता है, उस वक्त जो है वो आप उसको जो है गैजेट्स वगैरह दे सकते हैं ताकि थोड़े देर के लिए आधा घंटा और मैक्सिमम 45-1 आवर जो है, इससे ज्यादा का टाइम जो है बच्चे के पास गेमिंग और इन सारी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे का स्क्रीन एक्सपोजर भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ना हो। उसकी एज और स्टेज के हिसाब से वो आपको मॉडिफाई करते रहना और गेमिंग को भी उसी हिसाब से चेंज भी करते रहना है, तो फिर बच्चे के लिए एक चीज सपोर्टिव भी हो सकती है, वो लर्निंग वाली भी हो सकती है और उसमें बच्चा बहुत सारी और चीजें सीख सकता है। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स और हम सब जो है खास तौर पे हम अपनी सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा पीछे जाते जा रहे हैं, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन रहा है। आने वाले दिनों में जो चैलेंज हम फेस करेंगे वो हमारा टेक्नोलॉजी का चैलेंज नहीं होगा, हम सब इतने ज्यादा टेक्नो एक्टिव हो चुके होंगे, खासतौर पे हमारी कमिंग जनरेशन जो है वो बहुत टेक्नो एक्टिव होगी, मगर वो जिन चीजों में लैप्स कर रही होगी वो होंगे उनके सोशल स्किल्स, वो होंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल सही आपने कहा, और यही वो चैलेंजेस हैं जिसका हम सब सामना करें और फ्यूचर में इसको हमें फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात, हमेशा हमारे स्पेशल गेस्ट होते हैं, हम मुलाकात तो करवाते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे स्पेशल कबूतर से करवाने जा रहे हैं कि जो कि आई थिंक पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का ही जिसे कहे मोहम्मद तरीन दुनिया का उमर रसीदा कबूतर है जी, जो कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। उस कबूतर से भी आपको मिलवाते हैं। कबूतर का और इंसान का जो रिश्ता है ना वो बड़ा खूबसूरत सा रहा है हमेशा से। कबूतर किसी एक टाइम में पैगाम रसानी का काम करता था और ये कबूतर आप देखें कि ये वाहिद मेरे ख्याल से परिंदा है जिस पे इंसान को इतना यकीन है कि अब ये जो छोड़ भी दिया जाता है वो उड़ के वापस आ भी जाता है। हाँ। अब ये देखें, ये कबूतर देखें कितना खूबसूरत कबूतर है और इसकी एज 30 साल की है। 30 साल का ये कबूतर है और इसको सबसे उम्र रसीदा कबूतर कहा जाता है। दोनों की एज और बुजुर्गी उसमें नजर भी आ रही है। आपकी और उसकी आपकी और उसकी अच्छा। सेम ही लग रही है। तो जनाब अच्छा, बुजुर्गी कैसे? कबूतर होते ही वाइट है तो उसमें बुजुर्गी क्या? बुजुर्गी का वाइट से ताल्लुक नहीं होता है, उसका एज से ताल्लुक होता है। ग्रे हेयर्स आ जाते हैं ना तो उससे लगता है कि अब ये बूढ़े हो गए। इस कबूतर के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस कबूतर को इतनी देर तक इसकी माशाल्लाह अभी तक ये हयात है, सलामत है, क्या इसको खिलाते पिलाते रहे कि दुनिया का उम्र रसीदा तरीन कबूतरों में इसका शुमार होता है और है भी बिल्कुल फिट। आज हमारे साथ सुहेल इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे सुहेल क्या क्या इसे खिलाते हैं और ये बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है, कितनी देर से आपके पास और अभी माशाल्लाह अल्लाह इसे सलामती रखे, 30 बहारें देख ली हैं। अच्छा, ये मेरे पास 94 से है। 94 ये 94 में मेरे फादर को किसी ने गिफ्ट किया था, तब इसकी एज थी 2 माह।
ओके 2 माह। तो ये सेटिनेट ब्रीड है, तुर्किश है ये। ओके ओके ओके। अच्छा, टर्किश ब्रीड है। हाँ, टर्किश ब्रीड है सेटिनेट में। ये 1864 में वहाँ तकलीफ की गई थी। ओके, तो ये वैसे भी इतने एज वाले होते हैं? नहीं, इनकी जो मैक्सिमम एज होती है 15 से 17। कोई लाख में से एक कबूतर होता है जो 20 क्रॉस करता है। यार ये कबूतर जो है ना वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा सा अगर कबूतर को आप हमारे पास भेजें तो आपके पास वो 30 साल से है। ये इसको ज़रा करीब करें, हमारे पकड़ लें उठ के इसको, कैसे आगे बढ़ाएं ज़रा इधर। बेचारा कबूतर डिस्टर्ब ना हो जाए। सही रहना चाहिए। हाँ। ये देखें नाज़रीन व्यूअर्स, ये है दुनिया का उमर रसीदा कबूतर। और बड़ी बात है कि नवाजी के लिए कुछ एक इन हालात के अंदर जहाँ पे मुझे ये बताएं कितनी इसकी फिर केयर आपने की होगी लाहौर जैसे, जहाँ पे इंसानों का लाइफ टाइम कम हो गया और कबूतर का लाइफ टाइम इतना बढ़ गया कि उमर रसीदा कबूतरों में इसका शुमार होता है। खिलाते पिलाते क्या है? पुराने रहने वाले हैं अंदरून शहर पे, वहाँ कबूतरबाजी एक कल्चर है। जी जी। तो ये हमारा खानदानी शौक है, हमारे परदादा दादा, फिर मेरे वालिद साहब, मेरे फुफाजान, और फिर ये मेरे में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये तब से चलता आ रहा है। तो 94 में ये हमारे पास आया था और तब हमारे पास सिर्फ एक पेयर ही था। अच्छा। तो ये पाकिस्तान में इतनी यूनिक ब्रीड थी उस वक्त के 1 साल इसकी फीमेल को तलाश करने में लगे। अच्छा। जो इसकी फीमेल है उसकी उम्र भी तकरीबन 25 साल हुई थी, वो थोड़ा अर्सा पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो अब ये अकेला ही रहता है और अकेला है बेचारा। हाँ जी। और मेरे केज में तकरीबन 100+ जो पिजन्स हैं वो इसी की ब्रीड है। आगे कितने पोते पोती हैं इसके? पोते पोतियां मेरे ख्याल से कोई हज़ारों में है, लेकिन 100-150 अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसी के बच्चे? हाँ, इसी के बच्चे, आगे से बच्चे कोई 8-10 नस्लें इसकी आगे से मेरे पास मौजूद हैं। और ये अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम प्यारा है। क्या नाम है? प्यारा। प्यारा। और है भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। प्यारा। ये नाम इसका किसने रखा था? ये नाम मेरे फादर ने रखा हुआ है इसका। अच्छा, तो इसको पहचान है अपने नाम की? जी बिल्कुल है। तो आप इसको बुला के दिखाएं वो आपकी तरफ। प्यारा जी। प्यारा जी, वो प्यारा जी ने अपनी आंखें फौरन उनकी तरफ कर ली। प्यारा जी इस वक्त जो है ना अकेले रहने के मूड में है। अच्छा, तो ये अभी भी परवाज करता है? हाँ जी, करता है परवाज, लेकिन अब ये हमारे केज में कम रहता है। अब ये हमारे घर में ज्यादा मानूस हो गया हुआ है। ये किचन में कभी ओवन पे रह लिया, कभी किसी कैबिनेट में बैठ गया। हाँ, जहाँ मतलब अब इसे केज में से आप लोगों के पास, मतलब आप जायदाद में भी हिस्सा देंगे? जी बिल्कुल। इसका बनता है 30 साल से साथ है आपके। इसको खिलाते पिलाते क्या है? अच्छा, पहले ये नॉर्मली खुराक खाता था, लेकिन जब ये 20+ हुआ है तो अब ये बड़ी ताकतवर खुराक इसकी हो गई है। मतलब कि ये बादाम खाता है, मुनक्के खाता है, अच्छा, चने वगैरह खाता है। मतलब कि अब खुराक इसकी, और अब ये ब्रेड भी खा लेता है। और इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि ये जो तोते चूरी खाते हैं वो भी ये बड़े शौक से खाता है। हमारी वालदा ने इसे आदत डाल दी हुई है, ये चूरी भी खाता है देसी घी। तो इसका चेकअप वगैरह भी डॉक्टर से? जी बिल्कुल, इसका चेकअप भी करवाया है। और आज से साल पहले तो तकरीबन हमने समझा था कि अब ये गया, बिल्ली ने इसे पंजा मार दिया था। और फिर हमने समझा कि अब ये गया, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गया। फिर ये 3 दिन एडमिट रहा था। का बड़ा अहम रोल है, जितनी आप टेक केयर कर रहे हैं, जितनी खुराकें, जो खुराकें आप इसको खिला रहे हैं। आजकल तो इंसानों को ऐसी खुराकें मुयस्सर नहीं है। प्यारा जी को आपने पहलवान जी में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये बताएं कि अब इसका नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जी और नॉमिनेट हो चुका है? जी, अप्रूव भी हो गया हुआ है। उसका सर्टिफिकेट हमें इंशाल्लाह दिसंबर लास्ट वीक में रिसीव हो जाएगा। तो फिर सर्टिफिकेट के साथ आप आइएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखें। क्या बात है प्यारा जी आपकी। प्यारा जी, आप ऑडियंस आपको देख रही है, कोई आप बात करना चाहेंगे ऑडियंस से? प्यारा जी गर्दन घुमा घुमा के बस इधर उधर देख। इसका वेट कितना है? माशाल्लाह इसका अच्छा खासा वेट है। इसका 1 kg है। नहीं तो मुझे ये बताएं ना कि 4-5 साल हो चुके हैं इसकी जो कबूतरी, जो क्या कहते हैं इसको, फीमेल कबूतर, इनकी फीमेल कबूतर, उसकी पार्टनर फीमेल। उसके बाद प्यारा जी को आपने दोबारा से किसी शादी के बंधन में बांधने की कोशिश नहीं की? अकेला आपने रखा हुआ इसको? इसने इनका जो तरीकाकार होता है ना मेल और फीमेल को अटैच करने का, इन्हें 2 दिन के लिए ना एक छोटे केज में अलग कर दिया जाता है। और मैंने कुछ 10 बार से ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं, ये उससे अलग ही रहता है। सच्ची मोहब्बत है ना? इसने कहा कि अब वो नहीं तो कोई भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है कि कोई फीमेल हो और उसके साथ ये फिर पेयर बन जाए, लेकिन नहीं। लेकिन 25 साल तक वो दोनों साथ रहे? दोनों साथ रहे। ओके, तो फिर अभी थोड़े कुछ साल पहले अकेला ही रहता है। अभी जाहिर है अभी तो 5 साल हुए हैं अकेले को। नहीं तो बाकी कबूतरों के साथ ये रहता है या केज में अलग ही इसको आप? मैं इसे अक्सर केज में भी छोड़ता हूँ, तो केज में ये अब जो इसका पुराना बॉक्स है वहाँ पे चला जाता है, लेकिन हम ज्यादा अब इसे रूम में ही रखते हैं, घर में रखते हैं। फैमिली के साथ फैमिली मेंबर हो गया, एफिलिएशन हो गई होगी ना? हाँ जी, कभी मैं इसे केज में छोड़ के भी आऊँ तो बच्चे या वालदा उनकी कोशिश होती है कि ये घर के अंदर ही आ जाए। अच्छा, तो ये बोलते भी, मतलब इनकी कबूतर, इनकी एक मखसूस आवाज होती है, गुटर गूं गुटर गूं, वो सुबह सुबह ना होता है कि ये आपकी आवाज कबूतर जैसी होगी। कितनी डिटो आपने उसकी मिमिक्री की है। अच्छा, ये बताएं कि
माशाल्लाह अब ये जब इसका उड़ने का दिल करता है परवाज़ का, अब इसकी उम्र हो गई है, उड़ा नहीं जाता या अभी भी उड़ता है? कभी उड़ता है, थोड़ा सा उड़ता है, कोई 10 फुट उड़ लिया, 15 फुट उड़ लिया। अब हम बचा के रखते हैं कि अगर ज़्यादा ना उड़ा गया तो बिल्ली इसे कैच ना कर ले, इस वजह से हम कम इसे बर्ड छोड़ते हैं। यानी कि अब नहीं उड़ाते। मोहल्ले का कदीम तरीन कबूतर है, मोहल्ले सबको का पता ये होगा। दुनिया का कदीम तरीन दुनिया तो का बाकी सारे जो आसपास वाले हैं वो भी मोहल्ले में सबको पहचान तो हो अच्छा, गई इसकी होगी। बुजुर्गी के आसार देखें कि इसके पाँव पे भी वो देखें ना, जो एक वो जी बिल्कुल, आप इसके ना चोंच के नीचे देखें, उसकी जो ज़ईफ़त है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, उसकी ना इतना ज़ईफ़ हो चुका हुआ है। तो टेम्परेचर वगैरह से बहुत ख्याल रखना पड़ता हाँ, होगा, आपको टेम्परेचर से बचा बिल्कुल के ख्याल रखना, लेकिन अब ये एसी का आदी हो गया हुआ है। अच्छा, क्योंकि तो रूम में रहते हैं ना, वैसे नॉर्मली कबूतर नहीं होते, लेकिन अब ये आदी हो गया हुआ है कि अगर एसी भी चल रहा हो तो गर्म एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हाँ, हैं इन्हें ना, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इनको सर्दी कबूतरों की मैं बात बता दूं, इन्हें सबसे पहले पाँव से सर्दी लगती है, क्योंकि बाकी तो सबसे ज़्यादा ये कवर होते हैं। हाँ। तो मैं देखने वालों को बता दूं कि अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो आप उसकी सर्दी का ख्याल जो आपने रखना है, सबसे ज़्यादा लोग कवर कर लेते हैं साइडों से, ज़मीन पे आपने सबसे ज़्यादा कवर करना है। और सर्दियों में आपके केज में कोई स्टील का रॉड नहीं होना चाहिए, वो ठंडा हो जाता वो है जब ना ठंडा होगा तो वो उनको समझ नहीं आती क्या हुआ है हमारे कबूतरों को, तो उससे वो बीमार होना राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट एसी की हवाएं इस बेचारे चलें जी प्यारा जी, दोबारा से आप अपने मालिक के पास जाएं, हम आपके और आपके मालिक में ज़्यादा देर रुकावट नहीं बन सकते। बड़े प्यार से प्यारा जी हम आपको ड्रॉप करेंगे और हाँ अब मालिक के पास चलेंगे। अब प्यारा जी भी थोड़े से बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह इनका ख्याल करते रहें। इंशाल्लाह जब आपका कबूतर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आपको ज़हमत देंगे। और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, ज़रा हमारे जो हुक्मरान तबका है उनके एसेट्स की तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि एसेट्स जो हैं ये हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है या फिर एक्चुअल इसी तरह होते हैं? नहीं, हमें भी सोना इतना ही चीप मिलना चाहिए जितना 10 तोला सोने, और कीमत कितनी है? 80,000, 90,000, 80,000। क्या बात है, मतलब कि इतना सस्ता सोना कहाँ से मिलता है? ये तो किसी पीतल को फिर रंग किया होगा और वो गोल्ड का। जनाब निगरान वज़ीर आज़म और उनके सासों की तफसीलात जो मंजर आम पर आई हैं वो आपसे शेयर करें। वज़ीर आज़म साहब जो मौजूदा हैं काकड़ साहब, उनके पास 10 तोले सोना है और फी तोला जो उनके जिसकी मालियत टोटल 10 तोला सोने की है 80,000। माय गॉड। उसके अलावा फिर उनके पास DHA में एक घर है जिसकी मालियत कितनी है? 40 लाख। 40 लाख, मतलब 40 DHA लाख के अंदर मालियत आपको है। प्लॉट और घर, जमीन और घर बना फर्नीचर इनका कितने का शो किया है? फर्नीचर 4 लाख रुपए। 4 लाख का फर्नीचर है। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए मौजूद हैं। कराची DHA में 40 लाख की मालियत का, महंगाई के इस दौर में हमें भी ऐसा इतने सस्ते घर मिले, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं। अच्छा, कुछ इनको ज़राई ज़मीन विरासत में भी मिली है। हाँ, उसकी मालियत 80 लाख रुपए है। 20 एकड़ ज़मीन की मालियत 80 लाख है। तो ऐसे लोग कहते हैं महंगाई है, कहाँ महंगाई है, इतनी सस्ती चीज़ें हैं। जनाब असासों की तफसीलात तो हमने आपसे शेयर कर दी। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत रेलिवेंट है, बहुत रिलेटेबल है मौजूदा हालात से। आज जनाब स्टूडेंट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आलमी दिन मनाने की ख्वाहिश होती है वो किसी बाहर के कंट्री में जाएं, तालीम हासिल करें। पाकिस्तान में जो हालात हैं और लाखों की तादाद में हर महीने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, बेहतर रोज़गार की तलाश में। एग्जैक्टली और जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए बाहर जाते हैं। स्टूडेंट डे है और एक रिपोर्ट सामने आई है कि 16% तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं। इस रेशो में इजाफा होता जा रहा है और अभी यहाँ पर जो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि आप बेटर मुस्तकबिल के लिए जब बाहर जाते हैं तो आपका बड़ा एक वास्ता जो पड़ता है ना इस सारे टाइम पीरियड में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क एक तरह हिजरत ही हुई। आपने अपना घर बार फैमिली सब छोड़ के दूसरे मुल्क जाना है। दरमियान में जो आपको मिलता है ना, जो आपके लिए वो राह हमवार कर रहा होता है, वो होता है आपका वीज़ा कंसल्टेंट ऑफिसर, जो कि आपकी सारी फाइल तैयार करता है और वो आगे भेजता है। अब उसमें भी आपको इस किस्म के ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन आपका काम नहीं करते हैं। फेक किस्म की प्रोफाइल होती है और उसके बाद वो सिर्फ आपको चूना लगा के चलते हैं। इसी पर बात करेंगे। वीज़ा कंसल्टेंट राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आपने वेट बहुत ज़्यादा लूज कर लिया है प्रोग्राम में, तो अब आप आते ही रहते हैं। पहले बताइए सेहत आपकी ठीक है? जी मैं बेहतर हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। स्टूडेंट्स के बारे में भी बताइएगा कि आजकल जिस तरह ट्रेंड है, बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आपकी अपनी जो फर्म है वो भी डील करती है। सर क्या ख्याल रखना चाहिए स्टूडेंट एक जो बाहर जाना चाहता है, अगर मैं आपसे पूछूं किस कंट्री में अपॉर्चुनिटी उसके पास ज़्यादा है और उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो बाहर जाके तालीम हासिल कर सके? देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वजाहत अब ये देखना चाहिए कि आपके जो कंट्री के मुल्की हालात हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए कौन से कंट्रीज़ आपको
वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपकी ख्वाहिश तो शायद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं कनाडा चला जाऊँ या यूके चला जाऊँ, लेकिन ये देखना है कि आपके कंट्री को कौन से कंट्रीज़ वीज़ाज़ दे रहे हैं। तो इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो पाकिस्तान से वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा बेहतर भी है और लोग जा भी रहे हैं, वो नंबर 1 यूके है। राइट। यूके में लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा है। उसकी मेन वजह यही है कि वीज़ा रेशो यूके की 100% है। अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो वीज़ा आपका 100% है। आपने उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर लिया, आपने उनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी, तो वीज़ा आपका कंफर्म है। अच्छा। फिर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त जो मैंने लास्ट 6 मंथ में देखा है, एक तो ऑस्ट्रेलिया टाइम बहुत ले रहा है वीज़ा को प्रोसेस करने में। अच्छा, ये और कंट्री से नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और उसके बाद मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 6-6 माह से वेट कर रहे हैं। अब 6 माह से उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को ब्लॉक किया हुआ है। एक अच्छी खासी अमाउंट उनकी पेरेंट्स की या उन्होंने अपने भाई से या बहन से बोरो की हुई है, वो उनकी अकाउंट में पड़ी हुई है और वो 6 माह से ब्लॉक है। और उसके बाद भी अक्सर पता चलता है कि जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन। अच्छा, उसमें वीज़ा रिजेक्शन क्या आ रही है कि जी आपके मुल्क की हालात इस तरह के नहीं, आप क्यों पढ़ने के लिए बाहर जा। अच्छा, इस चीज़ को ज़्यादा बेस बनाया जा रहा है। हाँ, मैं आपके अपने जो लोग देख रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के लोग देख रहे होंगे, इस पे बात की जाए, ठीक है। इसी तरह कनाडा भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये दोनों कंट्रीज़ अच्छे भले स्टूडेंट जिनका CGPA बहुत अच्छा है, उनका स्टडी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उन्होंने प्रॉपर फ़ी पे की हुई है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड पेरेंट्स का बहुत अच्छा है, इसके बावजूद वीज़ा ना मिलना और बग़ैर किसी वजह के कि जी आपके मुल्क की हालात बेहतर नहीं है, तो फिर आप हमें बैन कर दें। हाँ। ठीक है, या तो उन बेचारों से क्या था, मुल्क के हालात बेहतर नहीं इसलिए तो वो बाहर जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आपने फीस चार्ज कर ली, अपने सर्विस चार्जेस ले लिए, ठीक है, उसके बाद आप एक पेपर दे देते हैं जी ये है, 2-3 को रिजेक्शन लगा के जी आप उन्होंने अपने पैसे जो बनाने थे वो तो बना ऑब्वियसली। हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ होनी चाहिए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो भी वज़ारत ख़ारजा में लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार ये बात की जाए। ये है कि यूके ऑब्वियसली 100% वीज़ा पॉलिसी है, यूके दे रहा है, इसके साथ यूरोप भी है। अब यूरोप में हमारे कंट्री के लिए अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला बना हुआ, एक साल 6-6 महीने लग जाते हैं। और लाहौर वालों को कराची जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक अपॉइंटमेंट वाला भी एक माफिया है पूरा, जो कि खुद सारी अपॉइंटमेंट फेक नाम से लेकर बैठा होता है। हाँ, और फिर उसके बाद ये इन्होंने एक पूरी टीम बिठाई होती है और ये वो जो डेट्स हैं वो पिक कर लेते हैं और उसके बाद ये फिर लोगों को सेल करते हैं। अच्छा, इसमें कनाडा ने तो इसको सेट कर दिया है। कनाडा ने अपना वेब जनरेट करके, तो वो वेबसाइट के थ्रू अब कोई भी कनाडा में तो ये काम नहीं कर सकता कि वो डेट चेंज करे या डेट सेल कर सके। तो यूके है, अभी यूरोप है, ख़ास तौर पे यूरोप में बड़े लोगों के इश्यूज़ हैं। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बिज़नेसमैन हैं, वो उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके वहाँ बिज़नेस चल रहे हैं, उन बेचारों को 6-6 महीने वेट करना पड़ता है वीज़ा के लिए। इंटरव्यू डेट नहीं मिलती। तो ये इश्यूज़ हैं, इस पे बात करनी चाहिए कि मतलब हमें क्यों इस तरह से बैकअप पे रखा जाए। और ये सिर्फ दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तान ठीक है। अगर आपके पास जैसे कुछ हमारे लोग हैं जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस है, दुबई की है या किसी और कंट्री के, वो वहाँ से अप्लाई करते हैं, उनको फ़ौरन मिल जाता है। और इस तरह लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, इनाम साहब ये बताइएगा, अब एक स्टूडेंट, अक्सर तो यहाँ पर बहुत बातें की जाती हैं कि अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो कम से कम आपको 50-60 लाख रुपए का ख़र्चा है, आपका एक्सपेंस है। सर, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को क्लियर कर दीजिएगा, एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए जब स्टूडेंट बाहर जाता है तो कितनी अमाउंट मिनिमम उसको उसके लिए रिक्वायर होगी?
नहीं, 50-60 लाख का ख़र्चा नहीं है। उसमें ये है कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक सेमेस्टर की फ़ीस, मतलब साल की जो हाफ फ़ी है वो एक सेमेस्टर बनता है, 2 सेमेस्टर का 1 ईयर बनता है, ठीक है। तो उसमें आप एक सेमेस्टर की फ़ीस बनती है हार्डली 18 से 20 हज़ार डॉलर, ठीक है। तो ये 35-40 लाख रुपया बनता है। उसके बाद उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अकाउंट में वो 60 से 70 लाख 80 लाख तक जाती है। वेरी करता है कि वो किस सिटी में जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसका कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ये डिपेंड करता है। तो इतनी फ़ी नहीं है। इसी तरह अगर हम यूके को भी देखें तो यूके में भी मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से यूके कंपैरेटिवली थोड़ा चीप है। ओके। और मतलब डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे। जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा मिडल यूनिवर्सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। उनका प्राइमरी जो पर्पस तो यही होता है, वहाँ पे जाके अर्निंग करेंगे स्टूडेंट के लिए, तो एक वो देखिए अच्छा है उनको पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है। और उसके बाद यूके आप बैचलर कंप्लीट कर लें या मास्टर कंप्लीट कर लें, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क भी मिल जाता है। तो उससे वो जो अपना एक्सपेंस को अच्छी तरह से बियर कर लेते हैं। और आजकल यूके में ये है कि कोशिश लड़के करते हैं कि वहीं पे अपने वर्क परमिट को, जो टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, किसी तरह से उसको कंफर्म कर लें। ये जो स्किल्ड वर्क परमिट चल रहे हैं उसको वो कंफर्म कर लें। लेकिन मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जो आपको वर्क परमिट के मद में कहते हैं जी इतने पैसे हमें दे दें और ये वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, वर्क परमिट तो लग जाता है, आपको ये ख्याल करना है कि वो जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी रिप्यूट क्या है। आया वर्क परमिट पे आप चले गए, ये ना हो कि 6 माह के बाद वो कंपनी बंद हो जाए। राइट। तो आपको वापस आना पड़ेगा। उसकी दलील जिनसे जब ये बात की जाती है तो वो उसकी ये जस्टिफाई करते हैं उसको कि इतनी महंगी कंपनी है, सिर्फ आपके 50-60 लाख के लिए हमने बंद करनी है। तो वैसे ऐसा होता भी है कि जो वर्क परमिट दे देती हैं कंपनीज उसके बाद से बंद हो जाती हैं? देखें, वजाहत आप किसी को ये गारंटी तो नहीं कर सकते। यूके में टैक्स चोरी करना आपको पता है एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब एक कंपनी चल रही है, बाज़ औक़ात कंपनी को भी नहीं पता होता कि उसने कहाँ पे टैक्स का मसला डाला है, ठीक है। पीछे से कंपनी बंद हो जाती है, मे भी 6 माह बाद ना हो, साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, आपने 5 साल उस कंपनी पे वेट करना है। अब 5 सालों में अच्छी कंपनीज भी हैं, मे भी ना बंद हो, लेकिन अगर मसाइल आते हैं, अब उसने अगर वर्क परमिट्स पे बंदे ज़्यादा बुला लिए, जब बंदे ज़्यादा जाते हैं तो उस वक्त आपको अपना टैक्स का ग्राफ ऊपर रखना पड़ता है। अब जब वो चले गए, अगले साल फिर टैक्स आ जाना है, फिर वो उतना टैक्स पे नहीं उतना। ये वो चीज़ है जिसका ख्याल वैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से जा भी रहे हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वहाँ जाकर भी? यहाँ पर तो पूरी प्लानिंग करके चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी मुश्किलात और हार्डशिप्स तो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि जाके आपने जॉब के चक्रों में नहीं पड़ना। जॉब तो आपने करनी ही करनी है। हाँ, अपनी स्टडी ना छोड़ें। स्टडी, ठीक है। आपने एक सेमेस्टर की फ़ी पे की है, अगले सेमेस्टर की फ़ी आप घर से भी ले जाते हैं, आप वहाँ बैठ के भी अर्न कर सकते हैं। जैसे बंगाली है, इंडियन है, चाइनीज़ है, वो अपनी स्टडी कभी नहीं छोड़ते। जैसे तैसे भी है, आपको घर नहीं भी पैसे भेजने, आप अपनी स्टडी ज़रूर। सर, ये बात कह के तो आपने वाकई में दरिया कूजे में बंद कर दिया। ये है स्टूडेंट्स को जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए है, तभी आप आगे जाके अच्छे तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले बात की कि फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पाया जा रहा है।
कोई भी मुल्क हो, चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मुल्क हो, वहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ाना अवाम बाहर निकल रहे हैं। यूके में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी एक्टिव है और वहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी फ़लस्तीनियों से सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में बहुत बड़ा एक मार्च होने जा रहा है गज़ा के साथ इज़हार यकजहती के लिए। यूके में तैयारियां कैसी हैं और वहाँ के लोग फ़लस्तीन को लेकर उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, इसी पर बात करेंगे। CEO आगोश यूके आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आबिद साहब बताइएगा, आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, क्या जज्बात पाए जाते हैं वहाँ पे? गैर मुस्लिम भी बड़ी बल्कि यूके गैर मुस्लिम कंट्री है, तो किस तरह का वहाँ पर आप मनाजिर देख रहे हैं? क्या सेंटिमेंट्स है लोगों के फ़लस्तीन को लेके? बहुत शुक्रिया वजाहत साहब प्रोग्राम में लेने का। देखिए, सेंटिमेंट तो बहुत ही एक तरह से शदीद हैं और लोग इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। हकीकत में जो सूरत हाल गज़ा में इस वक्त जा रही है, जिस तरह से बच्चों को, औरतों को और जो है हर छोटे बड़े को जो है वो इस वक्त वो एयर स्ट्राइक के ज़द में है। और इस वक्त आपके इल्म में है कि 11,000 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। तो जो मुस्लिम उम्मा तो ज़ाहिर है कि जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो तो बहुत ही बेचैन हैं, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन है यहाँ। और उसका वो इज़हार इस तरह कर रहे हैं कि वो लोग बाहर वीकडे में तो पता है यहाँ का काम का कल्चर है बहुत ज़्यादा, लोग हर आदमी किसी न किसी काम में ही मसरूफ़ होता है। तो वीकेंड पे फिर लोग बाहर निकलते हैं। यानी यहाँ तकरीबन हर शहर के अंदर, छोटा हो बड़ा शहर हो, जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इकट्ठी है इस वक्त। और वो हर सैटरडे और संडे मुसलसल यहाँ पे जो है मुजाहरे एहतजाज जो है वो हो रहे हैं। अभी एक वीक पहले जो लंदन में यहाँ मार्च हुआ, जिसमें 8 लाख लोग जो है वो शरीक हुए, जिसमें लोकल कम्युनिटी के लोग भी शरीक हुए हैं। यानी मुसलमानों के अलावा भी जो नॉन मुस्लिम है वो भी हमारे साथ शरीक थे। और अभी 25 को फिर अलग एक और मार्च जो है वो नेक्स्ट वीक वो होने जा रहा है। और आई होप के मिलियन से ज़्यादा लोग उसके अंदर जो है वो आएंगे। तो लोग जो है वो ये जो वहाँ की सिचुएशन है उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही। आबिद साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पे, लोग तो आएंगे, ज्यूइश कम्युनिटी वहाँ पर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मिलियन मार्च में या बाकी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें शरीक हो रहे हैं? देखिए, सारी कम्युनिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ की लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी है। जब आप मार्च में जाते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो ज़रा अपनी तरह के मुसलमान लोग भी नज़र आते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद है जो शरीक होती है। लोग महसूस कर रहे हैं कि ये एक जुल्म है और ये वहाँ जो मुसलमान हैं उनके लिए तंग किए जा रही है, फ़लस्तीन की ज़मीन उनके लिए तंग की जा रही है दिन ब दिन। अब आपको पता ही है कि ऑलरेडी वहाँ से जो है वो लोगों को हिजरत करवाई गई और बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जो है वो निकले वहाँ से बाहर और वो वापस नहीं जा सकते। यानी इवन आपको छोटी सी मैं मिसाल दूँ कि अगर कोई आदमी इलाज के लिए फ़लस्तीन से बाहर आना चाहे, फ़लस्तीनी है, तो वो 3 माह से ज़्यादा अगर उसका हो जाए तो फिर वो वापस नहीं जा सकता एज ए फ़लस्तीनी। उसको इसराइली सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ही कांट गो बैक। तो बहुत ही तो इसी वजह से तो फिर इजराइल की वो कहते हैं कि हम अकलियत नहीं है बल्कि अक्सरियत में, असल में तो हरबे ये वाले हैं जो ये हरकतें इस किस्म की कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये उनके हरबे हैं। वो देखिए इस वक्त उनको किसी का भी ख्याल नहीं है, छोटे मासूम बच्चों का। अब देखिए कि 50% के करीब जो है मासूम बच्चे इसके अंदर हलाक हुए। यानी इस तरह का, और ये छोटे से इलाके में जितना उन्होंने एमुनेशन बहाया है, इतना तो पूरा अफगानिस्तान की साल की वार के अंदर और हिरोशिमा में एटम बम जो गिरा था उसमें इतना एमुनेशन इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये एक बिल्कुल टारगेट किलिंग है, जेनोसाइड है जो मुसलमानों को साहब, आपकी जो यूके के जो लोग हैं वो तो अपनी गवर्नमेंट को भी बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में रिसेशंस हो रहे हैं, आगे आप लोग भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग इस सारी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो लोग हैं, लोग तो बिल्कुल इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं उनके साथ हैं। फ़लस्तीन में ज़ाहिर है, फ़लस्तीन में इस वक्त सिर्फ मुसलमान तो नहीं हैं, उसके अलावा वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, बाकी ज्यू कम्युनिटी भी है। तो जो पब्लिक है, पब्लिक इस काज के साथ खड़ी हो गई है।
और बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा भी इसके साथ खड़ी होगी। आप देखें कि फ़लस्तीन एक ऐसा मामला है जिस पे सब बिला तफरीक, चाहे वो किसी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हों, फ़िक्र जाफरिया हो या अहले सुन्नत वल जमात हो, किसी भी मजहब से, हाँ जी, किसी मजहब से तल्लुक़ रखते हैं, वो सब इस पे इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि जो इसराइली बमबारी है उसके अंदर तो क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी ज़द में आए हैं, उनके भी जो बहुत पुराने वहाँ पे चर्च थे वो इसकी ज़द में आए हैं। तो बिला तफरीक एक तरह से वहाँ गजा के जो लोग हैं उनको सजा दी जा रही है। तो पब्लिक जो है वो तो बिल्कुल उठ खड़ी हुई है। अब जो गवर्नमेंट का मामला है वो मुख्तलिफ है, ज़रा वो तो यहाँ एक जमहूरियत का मामला है और वो वोट हुआ था लास्ट अभी वेडनेसडे को, तो उस वोट में तो उन्होंने ज़रा कि जो पॉलिसी है उसी को ही उन्होंने कंटिन्यू। जो मीडिया है वो किस तरह से, इंग्लिश मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, एंड सेकेंडली जो 10 पार्लियामेंटेरियंस अब उनसे रिजिग्नेशन लिए गए हैं या उन्होंने रिज़ाइन किया है, किस तरह से मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है? देखिए, जो लोकल मीडिया है वो तो उसमें कवरेज मिल रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं। बीबीसी के हवाले से काफ़ी यहाँ लोग तनकीद हुई उनके ऊपर, क्योंकि उसमें बायस जो है वो खबर दी गई जी। तो एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र वहाँ पेश किया गया। तो काफ़ी यहाँ, बल्कि बीबीसी के जो यहाँ हमारे यहाँ मैनचेस्टर में यहाँ मीडिया सिटी है, जो बीबीसी का हेड ऑफिस यहाँ मैनचेस्टर मूव हुआ है सेल्फर्ड में, वहाँ लोगों ने जाके मुजाहरा किया। इस तरह बाकी जगहों पे भी लोगों ने किया। पब्लिक एक्चुअली बिल्कुल ही वो इस चीज़ को महसूस कर रही है कि ये 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया का दौर है। एक सेकंड में खबर एक दुनिया के कोने से दूसरी दुनिया के कोने तक पहुंच जाती है। अच्छा आबिद साहब, जिस तरह आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है आगोश यूके, हम आपका चैरिटी का रिलीफ का काम देखते भी रहते हैं, तो आप लोगों की इस सारे मामले में क्या कंट्रीब्यूशन है? फाइनेंशियली कोई चीज़ें भी इकट्ठी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, या सिर्फ आप लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं? आप लोगों की ओवरऑल इसमें आउटपुट क्या है? देखिए, हमारा जो आगोश यूके और खिदमत फाउंडेशन के हवाले से हमारा जो काम है, ज़रा हम यहाँ पे फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम गज़ा में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली हमने गज़ा के अंदर जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके वहाँ खुराक का, पानी का, अद्वियात का एहतमाम किया, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल अंदर तो काफ़ी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि वहाँ शॉर्टेज है पानी की और सब चीज़, जो स्टॉक था वो तकरीबन सारा का सारा यूज़ हो चुका है। तो अब जो हम इजिप्शियन रेड क्रॉस हैं उसके हवाले अपना सामान कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे यहाँ के एक ट्रस्टी हैं डॉक्टर अदील रियाज, वो इजिप्ट में हैं, तो इंशाल्लाह कल वो हैंड ओवर करेंगे इजिप्शियन रेड क्रॉस को फूड पैक्स और मेडिसन, जो एसेंशियल एमरजेंसी मेडिकल एड जो चाहिए इस वक्त। तो हम जो मजीद यहाँ कर रहे हैं कि देखिए, लोग चाहते हैं, अब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ़लस्तीन के काज के हवाले से। तो हमने यहाँ चैरिटी डिनर्स रखे हैं। हमारा लंदन में 24 को जो है पहला डिनर है, फिर मैनचेस्टर में 25 को है और 26 को हमारा बर्मिंघम में डिनर है, जिसमें कसीर तादाद में लोग इंशाल्लाह शरीक होंगे और इंशाल्लाह वो एहतियात भी देंगे। हम एमरजेंसी मेडिकल के एड के हवाले से हम फोकस कर रहे हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा शदीद वहाँ ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन पूरी दुनिया में जिस तरह आप बताया कि यूके की कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि फ़लस्तीनियों में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि रोज़ाना लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकल रही है और फ़लस्तीनियों से सोलिडेरिटी शो कर रही है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।